चैप्टर 1, द डार्क ट्रेड बिटवीन डोपामिन एंड डिसिप्लिन। ध्यान से सुनो। तुम खुद को कंट्रोल में समझते हो, पर सच्चाई यह है कि तुम कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल्ड हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें चला रहा है, जैसे एक इनविजिबल मास्टर अपने पपेट को चलाता है। हर बार जब तुम फोन उठाते हो, जब तुम स्क्रॉल करते हो, जब तुम थोड़ा आराम का बहाना बनाते हो, वो तुम नहीं करते, वो तुम्हारा ब्रेन करता है। वो वही केमिकल रिलीज करवाता है जो हर एडिक्ट के अंदर चलता है। उसका नाम है डोपामीन। तुम उसे प्लेजर समझते हो, जबकि वो तुम्हें वीक बना रहा है। हर बार जब डोपामीन रिलीज होता है, बिना किसी स्ट्रगल के, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा और कमजोर होता है। वो कंफर्ट के दलदल में डूबता चला जाता है। तुम्हें लगता है तुम आराम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे अपनी फायर खो रहे हो। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें सेफ नहीं रख रहा, वो तुम्हें स्लेव बना रहा है। तुम्हारा ब्रेन हर पल रिवॉर्ड चाहता है। हर बार जब तुम कुछ आसान करते हो, उसे रिवॉर्ड मिलता है। हर बार जब तुम हार्ड चीज अवॉइड करते हो, उसे कंफर्ट का डोज मिलता है। और फिर वो तुम्हें सेम लूप में घुमा देता है। एडिक्शन का लूप। एंड्रू ह्यूबरमैन की न्यूरोसाइंस रिसर्च साफ कहती है, डोपामीन कोई हैप्पीनेस केमिकल नहीं, ये कंट्रोल केमिकल है। जो इसे कंट्रोल करता है, वो अपने माइंड का मास्टर है। जो इसे फॉलो करता है, वो अपने माइंड का सर्वेंट है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम मास्टर बनोगे या सर्वेंट। तुम्हारा ब्रेन तुमसे लॉयल्टी नहीं चाहता, वो सिर्फ सर्वाइवल चाहता है। वो तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि वहां पेन नहीं है। लेकिन यही कंफर्ट तुम्हें धीरे धीरे हॉलो बना देता है। हर दिन तुम आसान रास्ता चुनते हो, और हर दिन तुम थोड़ा और कमजोर बनते हो। अब वक्त है ट्रेड बदलने का। अब डोपामीन का स्लेव बनने का नहीं, उसे अपने रूल्स पर चलाने का। अब तुम्हें डोपामीन का सोर्स बदलना होगा। तुम्हें कंफर्ट से नहीं, कंट्रोल से प्लेजर लेना सीखना होगा। तुम्हें पेन को रिवॉर्ड बनाना होगा। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, ये तुम्हारा वेपन है। हर बार जब तुम रेजिस्टेंस के खिलाफ एक्ट करते हो, तुम्हारा ब्रेन नया सर्किट बनाता है। वो तुम्हें रिवॉर्ड देता है, वो तुम्हें कंट्रोल की एक छोटी जीत देता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, साइकोलॉजी इसे कहती है आइडेंटिटी शिफ्ट। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब तुम उससे जुड़ी आइडेंटिटी बदल देते हो। तुम्हें खुद से कहना है, मैं वो आदमी हूं जो डिस्कंफर्ट पर पलता है। तुम्हें अपना ब्रेन ट्रेन करना होगा ताकि वो स्ट्रगल में कंफर्ट ढूंढे। जैसे सैमुराई अपने पेन को मेडिटेशन में बदल देता था, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तुम्हारा पेन अब तुम्हारा एलाय है। हर बार जब तुम्हें आलस आए, जब तुम्हें लगे आज नहीं करना, वो सिग्नल है कि तुम्हारा वीक सेल्फ जाग गया है। अब तुम्हें उसे दबाना नहीं, उसे क्रश करना है। डोमिनेंस वहीं शुरू होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। मोटिवेशन बेकार है क्योंकि वो इमोशन पर चलती है। डिसिप्लिन पावरफुल है क्योंकि वो कमांड पर चलता है। तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा, थोड़ा आराम कर, कल से शुरू करते हैं। पर तुम जवाब दोगे, मैं वही करता हूं जो डिफिकल्ट है। यही डोमिनेंस है, जब तुम्हारा एक्शन तुम्हारे थॉट से ज्यादा ज्यादा पावरफुल बन जाता है। डिसिप्लिन कोई गोल नहीं, ये एक मेंटल आर्किटेक्चर है। हर दिन, हर रेपिटेशन तुम्हारे अंदर एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटेन होने लगता है। पेन नॉर्मल बन जाता है, कंफर्ट बोरिंग लगने लगता है। और वही पल होता है जब तुम डेंजरस बन जाते हो। तुम्हें इस सिस्टम को हैक करना है। हर डिस्कंफर्ट के बाद एक स्मॉल रिवॉर्ड दो। डोपामीन तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं। हर बार जब तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो, खुद को एक्नॉलेज करो, क्योंकि यही स्मॉल रिकॉग्निशन तुम्हारे ब्रेन को एडिक्टेड बनाती है। अब तुम्हें वो इंसान बनना है जो खुद से ऑर्डर्स लेता है और फॉलो करता है बिना बहाने। डिसिप्लिन किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता, ये आता है जब तुम अपने अंदर की आवाज को क्रश करते हो। वो आवाज जो कहती है बाद में करेंगे, वो आवाज जो कहती है इतना कड़ा मत बन। तुम्हें उसे साइलेंस करना है। तुम्हें उसके ऊपर बोलना है,
आई डिसाइड व्हाट हैपेंस नाउ। तुम्हारा टोन ही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है। डिसिप्लिन कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये वॉरफेयर है। हर दिन हर सुबह तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ लड़ता है। तुम्हारा वेपन है रेपिटेशन। हर दिन उसी चीज को दोहराना जो तुम्हें ग्रो कराती है। हर दिन डिस्कंफर्ट में खड़ा रहना, हर दिन खुद को चैलेंज करना। यही प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को स्लेव से मास्टर बनाती है। डिसिप्लिन एडिक्टिव है क्योंकि इसमें सर्टेनिटी है। तुम्हें पता है कि अगर तुम प्रोसेस फॉलो करते रहोगे रिजल्ट मिलेगा। तुम्हें अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं। तुम एडिक्टेड हो चुके हो एक्शन से। तुम्हें अब प्लेजर नहीं चाहिए, तुम्हें कमांड चाहिए। डिसिप्लिन का एडिक्शन अल्टीमेट डोमिनेंस है क्योंकि ये तुम्हें अपनी लाइफ का मास्टर बना देता है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें अपने माइंड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अभी बदलना होगा। अब से तुम डोपामीन के गुलाम नहीं रहोगे। अब से डोपामीन तुम्हारे आदेश पर काम करेगा। अब से कंफर्ट तुम्हारा दुश्मन है। अब से पेन तुम्हारा पार्टनर है। अब से स्ट्रगल तुम्हारा आइडेंटिटी है। डिसिप्लिन को रिपीट करो जब तक वो ऑटोमेटिक ना बन जाए। पेन को रिपीट करो जब तक वो न्यूट्रल ना लगने लगे। कंट्रोल को रिपीट करो जब तक तुम्हारा माइंड डरना बंद ना करे। फिर देखना, तुम वही बनोगे जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। डिसिप्लिन का एडिक्शन डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हें एवरेज लोगों से काट देता है। ये तुम्हें आइसोलेटेड बनाता है, फोकस्ड बनाता है, पावरफुल बनाता है। तुम्हें वो क्लैरिटी देता है जो बाकी लोग कभी टेस्ट नहीं करते। ये वही एडिक्शन है जो तुम्हें हर दूसरे आदमी से 10 गुना आगे ले जाएगी क्योंकि अब तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम बाकी दुनिया से अलग है। तुम कंफर्ट में रिवॉर्ड नहीं ढूंढते, तुम चैलेंज में ढूंढते हो। अब उठो, अपने ब्रेन को नया कमांड दो। अब मैं कंफर्ट नहीं चाहता, अब मुझे कंट्रोल चाहिए। यही मोमेंट तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। डिसिप्लिन का एडिक्शन कोई मोटिवेशन नहीं, एक डिक्लेरेशन है। तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें अपना सिस्टम बदलना है। बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर प्रीव्यू, द साइंस ऑफ एडिक्शन, योर ब्रेन वांट्स कंट्रोल। अगले अध्याय में हम उस हिडन मैकेनिज्म को खोलेंगे जो तुम्हें एडिक्शन में फंसाए रखता है। तुम जानोगे कि कैसे तुम्हारा ब्रेन हर बार तुम्हारे खिलाफ काम करता है, कैसे वो डोपामिन की छोटी छोटी खुराकों से तुम्हारी विल पावर को कमजोर बनाता है और कैसे न्यूरोसाइंस के एग्जैक्ट फॉर्मूला से तुम उस सिस्टम को पलट सकते हो। हम गहराई में उतरेंगे, एडिक्शन की साइकोलॉजी, ब्रेन के सर्किट और एक ऐसे प्रोसेस में जो डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बना देता है। तुम्हारा माइंड अब तुम्हारा बैटलफील्ड है और अगला चैप्टर तुम्हारा वेपन। चैप्टर 2, डोपामिन एंड सेल्फ कंट्रोल। तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और के खिलाफ नहीं, वो तुम्हारे डोपामिन के खिलाफ है। वो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल जो तुम्हें कंट्रोल करता है, तुम्हारी इच्छा, प्रेरणा और यहां तक कि तुम्हारे डिसिप्लिन तक। अगर पहला अध्याय एक इल्यूजन को तोड़ता था, तो यह दूसरा अध्याय उस इल्यूजन की साइंटिफिक एनाटॉमी खोलता है, जहां पता चलता है कि डिसिप्लिन दरअसल ब्रेन केमिस्ट्री का एक वेल ट्रेन्ड सिस्टम है और सेल्फ कंट्रोल उसका सबसे रिफाइंड वर्जन। डोपामिन रिवॉर्ड सर्किट। डोपामिन को अक्सर प्लेजर केमिकल कहा जाता है, पर वास्तव में यह एंटीसिपेशन केमिकल है। यह तब रिलीज होता है जब दिमाग किसी रिवॉर्ड की आशा करता है, न कि रिवॉर्ड मिलने पर। जब तुम किसी गोल की तरफ बढ़ते हो, ब्रेन हर छोटे स्टेप पर डोपामिन का टाइनी डोज देता है ताकि तुम आगे बढ़ते रहो। यह एक बायोलॉजिकल बेट है जो एवोल्यूशन ने तुम्हारे अंदर इम्प्लांट किया है ताकि तुम सरवाइव करो, सीखो और बढ़ो। पर आधुनिक जीवन ने इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। सोशल मीडिया, फास्ट ग्रेटिफिकेशन और एंडलेस नोटिफिकेशंस ने डोपामिन लूप को शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए प्रोग्राम कर दिया है। अब ब्रेन एफर्ट से नहीं, ईज से रिवॉर्ड जोड़ने लगा है और यही डिसिप्लिन टूटने लगता है क्योंकि रिवॉर्ड सर्किट अब गलत चीजों के लिए वायर्ड है। इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो पल है जब तुम्हारा ब्रेन कहता है क्यों मेहनत करें जब अभी रिवॉर्ड मिल सकता है। वो 10 मिनट डोपामिन फिक्स जो तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, पर तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग ब्रेन को कमजोर करता है। वहीं डिलेड ग्रेटिफिकेशन वो ट्रेनिंग है
जहां तुम ब्रेन को सिखाते हो रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, लेकिन बड़ा होगा। स्टैनफोर्ड के मार्शमैलो टेस्ट ने यह साबित किया था कि जिन बच्चों ने इंस्टेंट रिवॉर्ड को टाल दिया, वो बड़े होकर ज्यादा सफल, फोकस्ड और मेंटली स्टेबल बने। डिसिप्लिन ने असल में यही कैपेसिटी है, टू चूज लॉन्ग टर्म वैल्यू ओवर शॉर्ट टर्म रिलीफ। हर बार जब तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुनते हो, तुम अपने ब्रेन में नया न्यूरल पाथवे बनाते हो, जहां डोपामीन अब एफर्ट से जुड़ता है, न कि एस्केप से। न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड हैबिट रेपिटेशन। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन कभी स्थिर नहीं रहता, वो हर रेपिटेशन के साथ खुद को रीशेप करता है। जब तुम किसी बिहेवियर को बार बार दोहराते हो, तो न्यूरॉन्स आपस में मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब, अगर तुम रोज स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट को नॉर्मल मानने लगता है। लेकिन अगर तुम रोज 1 घंटे डीप वर्क करते हो, तो वही ब्रेन फोकस को डिफॉल्ट बना देता है। यानी डिसिप्लिन कोई बॉन्ड ट्रेट नहीं है, यह एक न्यूरल स्किल है जिसे रेपिटेशन से स्कल्प्ट किया जा सकता है। ह्यूबरमन जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं, रिपीटेड एफर्ट इन डिस्कम्फर्ट रीशेप्स द ब्रेन्स रिवॉर्ड मैप। यानी हर बार जब तुम कंफर्ट के खिलाफ जाते हो, तुम अपना खुद का केमिस्ट्री लैब चला रहे हो अपने दिमाग के अंदर। ब्रेन्स एडेप्टेशन मैकेनिज्म। ब्रेन का एक अद्भुत नियम है, जो चीज बार बार दोहराई जाती है वो ऑटोमेटिक बन जाती है। पहले तुम्हें हर दिन डिसिप्लिन के लिए फाइट करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन उस एफर्ट को बैकग्राउंड में भेज देता है। अब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारा बॉडी खुद ही प्रोग्राम्ड एक्शन लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग 4 बजे सुबह उठ जाते हैं बिना अलार्म के, क्योंकि उनके ब्रेन ने उस पैटर्न को रिवॉर्ड पाथवे से जोड़ दिया है। उनके लिए डिस्कम्फर्ट ही कंफर्ट बन जाता है। यह वही स्थिति है जहां डिसिप्लिन एडिक्शन बन जाता है। तुम्हारा दिमाग अब पेन में भी रिवॉर्ड ढूंढने लगता है, एफर्ट को सेटिस्फैक्शन में बदल देता है। यानी तुम्हारा केमिस्ट्री सिस्टम तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल का मतलब सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि इच्छाओं के पैटर्न को समझना है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यह दिमाग का सीईओ है, जो तुम्हारे इम्पल्सिव बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जब तुम किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और रिवॉर्ड सिस्टम को ओवरराइड करता है। लेकिन अगर तुम बार बार इम्पल्स फॉलो करते हो, तो यह रीजन कमजोर पड़ता है। यानी तुम्हारा कंट्रोल अब एक्सटर्नल ट्रिगर्स के पास चला जाता है। इसलिए डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करने का मतलब है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेली ट्रेनिंग देना, छोटी रेजिस्टेंसेस जीतना, छोटे डिस्कम्फर्ट को अपनाना, ताकि ब्रेन विल पावर को मसल की तरह ग्रो करे। डोपामिन और सेल्फ कंट्रोल दो विरोधी नहीं है, ये एक डांस है। एक तुम्हें आकर्षित करता है, दूसरा तुम्हें दिशा देता है। जो लोग इस डांस को समझ लेते हैं, वो अपने दिमाग की वायरिंग के मालिक बन जाते हैं। वे जानबूझकर अपने डोपामिन को डिसिप्लिन से जोड़ते हैं, और धीरे धीरे उनका माइंड कियोस में भी काम रहता है। डिसिप्लिन तब बॉर्न नहीं होता जब मोटिवेशन होती है, वो तब जन्म लेता है जब डोपामिन एफर्ट से रिवॉर्ड जोड़ता है। तुम्हें बस इतना करना है, हर बार अपने ब्रेन को दिखाना है कि का कठिन काम का अंत ही सच्चा आनंद है। अगले अध्याय में देखेंगे द सैमुराई माइंड। अब जब तुमने समझ लिया कि डिसिप्लिन की फ्यूल डोपामिन है, तो अगला सवाल है, क्या कोई ऐसा माइंडसेट है जो सेंचुरीज से इस साइंस को इंस्टिंक्टिवली फॉलो कर रहा है? उत्तर है सैमुराई। इन द नेक्स्ट चैप्टर, द सैमुराई माइंड, हम देखेंगे कि कैसे जापानी योद्धाओं ने सेंचुरीज पहले माइंड कंट्रोल, इमोशनल न्यूट्रलिटी और इनर स्टिलनेस के जरिए एक ऐसा डिसिप्लिन बनाया जो न्यूरोकेमिकल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल प्रिसिजन पर आधारित था। वो मानसिक स्थिति जहां हर ब्रेथ एक वेपन बन जाता है और हर मोमेंट एक मेडिटेशन। चैप्टर 3, द सैमुराई माइंड। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अध्याय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह उस मानसिक स्तर की बात है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नहीं, अपने सिस्टम पर चलता है। जहां डिसिप्लिन कोई रूटीन नहीं होता, बल्कि एक आइडेंटिटी ऑफ ऑनर बन जाता है। यहीं से शुरू होती है द सैमुराई माइंड की यात्रा, स्टिलनेस अंडर प्रेशर।
समुराई युद्ध के बीच मुस्कुराता था। न कि उसे डर नहीं था, बल्कि उसने डर पर महारत हासिल कर ली थी। यह मास्टरी किसी मेडिटेशन सेंटर से नहीं आती, बल्कि बार बार खुद को कठिनाई में डालने से आती है। समुराई का मन इस प्रिंसिपल पर चलता था। यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति स्थिर हो जाती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब इस एंशिएंट ट्रूथ को वैलिडेट करता है। जब व्यक्ति एक्सट्रीम प्रेशर में काम रहता है तो उसका एमिगडेला, जो फियर प्रोसेस करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा नियंत्रित हो जाता है। यानी मन ने शरीर को नहीं, शरीर ने मन को ओबे करना सीख लिया। डिसिप्लिन का असली अर्थ यहीं छिपा है। कंट्रोल अंडर केओस। युद्ध हो या जीवन, जो स्थिर रह सकता है वही जीतता है। इमोशनल न्यूट्रलिटी। ध्यान से समझो, इमोशनल कंट्रोल का मतलब भावनाएं दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें डायरेक्शन देना है। सैमुराई जानते थे कि गुस्सा, डर और उत्साह ये सब ऊर्जा है। इनसे भागना नहीं, इन्हें हार्नेस करना है। उनका प्रिंसिपल था, इमोशन शुड बी अ टूल नॉट अ मास्टर। मनोविज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। जब तुम किसी भाव को सप्रेस नहीं करते, बल्कि उसका अर्थ बदल देते हो। जैसे डर को खतरे की निशानी नहीं, बल्कि जागरूकता की घंटी बना देना। डिसिप्लिन का सबसे खतरनाक रूप यही है। जब व्यक्ति भावनाओं के पार ऑपरेट करता है, वो किसी एक्सटर्नल प्रेज या इंसल्ट से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी पहचान एक्शन से बनती है, रिएक्शन से नहीं। डिसिप्लिन एज ऑनर। सैमुराई के लिए अनुशासन कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं था, वो उनका कोड ऑफ एग्जिस्टेंस था। बुशिडो, इसका मतलब था द वे ऑफ द वॉरियर। उनके लिए हर दिन का उद्देश्य था सिद्धि नहीं, शुद्धि। हर क्रिया एक सम्मान थी, हर कार्य आत्मा के साथ संवाद था। आज की साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन कहा जाता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को अपने मॉरल सेल्फ से जोड़ देता है, तो उसका अनुशासन स्वचालित हो जाता है। यानी अगर तुम सोचो मुझे रोज काम करना है, तो वो बोझ लगेगा। लेकिन अगर तुम कहो मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने शब्दों का सम्मान करता है, तो एक्शन नेचुरल बन जाएगा। यही है डिसिप्लिन एज ऑनर, जहां अनुशासन कोई भार नहीं, बल्कि अहंकार का शुद्ध रूप होता है। डेली रिचुअल ट्रेनिंग। सैमुराई का हर दिन स्ट्रक्चर्ड होता था। सुबह मेडिटेशन, स्वॉर्ड प्रैक्टिस, कैलीग्राफी, क्लीनिंग। हर क्रिया में माइंडफुलनेस और प्रेजेंस। अब सुनो ध्यान से, यह सब परफॉर्मेंस के लिए नहीं था। यह था माइंड को रिचुअल रेपिटेशन से ट्रेन करने का तरीका। न्यूरोसाइंस कहता है जब कोई बिहेवियर प्रतिदिन एक ही समय पर दोहराया जाता है, तो ब्रेन एंटिसिपेशन लूप एक्टिवेट करता है। इससे एफर्टफुल टास्क एफर्टलेस पैटर्न में बदल जाता है। यानी डिसिप्लिन अब फ्रिक्शनलेस हो जाता है। इस स्थिति आ आस सुई स्थिति को मॉडर्न साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लो स्टेट ऑफ रेपिटेशन, जहां व्यक्ति कॉन्शियसली नहीं, इंस्टिंक्टिवली डिसिप्लिन फॉलो करता है। सैमुराई के लिए हर रेपिटेशन एक मेडिटेशन थी। वो जानते थे कि एक्शन का परफेक्शन रेपिटेशन में नहीं, प्रेजेंस में है। काम एग्रेशन। यहां एक पैराडॉक्स है। सैमुराई साइमल्टेनियसली शांत और आक्रामक होते थे। वो बाहरी रूप से शांत, पर भीतर से जलते हुए। मॉडर्न टर्म में इसे कहते हैं कंट्रोल्ड इंटेंसिटी। ये वही अवस्था है जहां तुम इमोशनलेस नहीं, इमोशनली डायरेक्टेड होते हो। तुम्हारी ऊर्जा पर्पस की दिशा में केंद्रित रहती है। यही स्थिति तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। जब मन कंट्रोल में हो, एग्रेशन एक वेपन बन जाता है। डिस्ट्रॉय नहीं करता, डायरेक्शन देता है। डिसिप्लिन का अल्टीमेट फॉर्म यही है, एग्रेशन विद स्टिलनेस। सैमुराई माइंड का साइकोलॉजिकल कोड। सैमुराई माइंड सिखाता है कि डिसिप्लिन किसी गोल से नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग से आता है। यह माइंड का वो रूप है जो कंट्रोल नहीं चाहता, क्योंकि उसे कंट्रोल की जरूरत ही नहीं। वो इतना अवेयर है कि कुछ भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यह माइंडसेट मॉडर्न साइकोलॉजी के सबसे एडवांस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ कमांड। जो खुद को कमांड कर सके, वो दुनिया के किसी केओस में नहीं डगमगाता। डिसिप्लिन तब अंतिम स्तर पर पहुंचता है जब व्यक्ति को किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं रह जाती, वो अपने एक्ट से ही कंप्लीट हो जाता है। अगले अध्याय में देखेंगे मुसाशीज नो फॉर्म स्ट्रेटेजी। अब सुनो, अगर सैमुराई माइंड डिसिप्लिन की नींव है,
तो मुसाशी उसका लिविंग एम्बॉडीमेंट था। वो व्यक्ति जिसने कहा, फॉर्म इज लिमिटेशन, नो फॉर्म इज फ्रीडम। इन द नेक्स्ट चैप्टर, मुसाशीज नो फॉर्म स्ट्रैटेजी, हम देखेंगे कि कैसे मियामोतो मुसाशी ने ईगो, इमोशन और आइडेंटिटी को डिसॉल्व करके ऐसा माइंडसेट बनाया जहां अनुशासन फ्लूइड हो गया, जहां हर परिस्थिति, हर केओस उसका प्लेग्राउंड बन गया। वो स्थिति जहां मन न रिजिड है न वीक, बल्कि अडेप्टेबल, अनस्टॉपेबल एंड एब्सोल्यूट। चैप्टर 4, मुसाशीज नो फॉर्म स्ट्रैटेजी। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस स्तर में उतरने जा रहे हैं जहां डिसिप्लिन कोई नियम नहीं, बल्कि एक अवस्था बन जाता है। यहां डर का अस्तित्व नहीं, ईगो का अंत है। यह वह अवस्था है जिसे मियामोतो मुसाशी ने नो फॉर्म कहा, जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में फ्लूइड, हर निर्णय में निर्दय और हर क्षण में सचेत रहता है। नॉन अटैचमेंट, मुसाशी ने कहा था, फिक्सेशन इज डेथ, फ्लूइडिटी इज लाइफ। मतलब जैसे ही तुम किसी आउटकम से अटैच हो जाते हो, तुम रिजिड बन जाते हो। रिजिड माइंड टूटता है, फ्लेक्सिबल माइंड अडेप्ट करता है। यह कोई दर्शन नहीं, यह प्योर साइकोलॉजी है। अटैचमेंट ब्रेन में डोपामिन लूप को डिस्टोर्ट करता है। जब तुम्हारा रिवॉर्ड किसी एक्सटर्नल आउटकम से जुड़ जाता है, तो फेलियर इंटरनल कियोस बन जाता है। लेकिन जब रिवॉर्ड सिर्फ एक्शन से जुड़ता है, तो ब्रेन को हर स्टेप पर सेटिस्फैक्शन मिलती है। यानी जब तुम डिटैच हो जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें हारने का डर नहीं और जीतने का लालच नहीं। डिसिप्लिन का पीक फॉर्म यही है, एक्ट विदाउट अटैचमेंट, एक्शन जो आइडेंटिटी से नहीं, क्लैरिटी से आता है। लो इमोशन डिसीजन मेकिंग, मुसाशी की रणनीति का दूसरा स्तंभ था। डिसीजन इज क्लैरिटी, नॉट इमोशन। उसके लिए युद्ध में डरना या उत्तेजित होना दोनों एक ही तरह की कमजोरी थी। इमोशन डिसीजन को ब्लर करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, अमिगडाला इमोशनल ब्रेन द्वारा हाईजैक हो जाता है। मुसाशी ने अपने मन को इस तरह ट्रेन किया कि डिसीजन मेकिंग प्योर ऑब्जर्वेशन से होता था। नो जजमेंट, नो पैनिक, नो एक्साइटमेंट। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल न्यूट्रलिटी ट्रेनिंग, जहां तुम अपने भावों को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें डेटा की तरह एनालाइज करते हो। यानी तुम हर इमोशन से सीखते हो, पर किसी के गुलाम नहीं बनते। डिसिप्लिन यहां रूटीन नहीं, बल्कि कंट्रोल आर्किटेक्चर बन जाता है। तुम्हारे मन का हर इंपल्स अब तुम्हारे नियम से चलता है। तुम रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स बन जाते हो। फ्लूइड आइडेंटिटी, आई एम नथिंग, देयरफॉर आई कैन बी एवरीथिंग। मुसाशी ने कहा था, फिक्सेशन ऑन फॉर्म लिमिट्स परसेप्शन। आइडेंटिटी की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो हमें स्थिर कर देती है। तुम सोचते हो मैं ये हूं, और वही सोच तुम्हें बाकी सब नहीं बनने से रोकती है। मुसाशी ने इस आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर दिया। वो कभी सोर्ड्समैन था, कभी स्ट्रैटेजिस्ट, कभी पोएट। उसने खुद को किसी रोल में बंद नहीं किया, क्योंकि रिजिड आइडेंटिटी तुम्हारे अडेप्टेबिलिटी को मार देती है। साइकोलॉजी इसे कहती है फ्लूइड आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। जब व्यक्ति हर परिस्थिति के अनुसार खुद को रीशेप कर सकता है, यानी वो केओस में भी काम रहता है, क्योंकि उसके लिए केओस सिर्फ नया फॉर्म है। डिसिप्लिन यहां स्टैटिक नहीं, डायनेमिक बन जाता है। तुम्हारा माइंड अब किसी रूल से नहीं, एक प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी से चलता है। इंटरनल सेल्फ डायरेक्शन, मुसाशी ने कभी किसी मास्टर को फॉलो नहीं किया। उसने कहा था, सीक नॉट द पाथ ऑफ अदर्स बट योर ओन रिफ्लेक्शन इन स्टिल वाटर। इसका मतलब था, सच्चा अनुशासन तब आता है जब आदेश भीतर से आते हैं, जब मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फीडबैक से आता है। न्यूरोसाइंस इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है, जब व्यक्ति अपने एक्शंस का कारण खुद होता है। ऐसे लोग जिम्मेदारी नहीं टालते, बल्कि अपनी हर असफलता को डेटा फॉर मास्टरी मानते हैं। डिसिप्लिन अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं रह जाता, वो तुम्हारे अंदर इम्प्लांट हो जाता है। तुम्हारा हर एक्ट, हर निर्णय तुम्हारी ओन अथॉरिटी से आता है। यह वही बिंदु है जहां व्यक्ति डिसिप्लिन्ड नहीं, बल्कि सेल्फ कमांडेड बन जाता है। ईगो द सॉल्यूशन, मुसाशी का सबसे बड़ा वेपन उसकी तलवार नहीं था, वो था उसका ईगोलेस प्रेजेंस। ईगो हमेशा कंट्रोल चाहता है, वो प्रिडिक्ट करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है।
लेकिन जब व्यक्ति प्रिडिक्शन छोड़ देता है, वो प्रेजेंट मोमेंट के साथ मर्ज कर जाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे कहती है फ्लो स्टेट, जहां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सेल्फ अवेयरनेस रीजन टेम्पोरेरीली डीएक्टिवेट हो जाता है। तुम अब आई एम डूइंग नहीं सोचते, बस डूइंग हैपेंस। इस अवस्था में एक्शन एफर्टलेस हो जाता है। यह अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है, जहां तुम कंट्रोल नहीं करते, तुम कंट्रोल बन जाते हो। अडेप्टिव माइंडसेट। मुसाशी का माइंड ऐसा था कि हर नई परिस्थिति उसके लिए थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी टू अडेप्ट होती थी। ये वो मन है जो रिएक्शन नहीं देता, पैटर्न एनालाइज करता है, फिर प्रिसाइज एक्शन लेता है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। जब माइंड नई परिस्थितियों में खुद को तुरंत एडजस्ट कर ले, ऐसा व्यक्ति कभी टूटता नहीं, क्योंकि वो रिजिड नहीं, वो हर बदलाव के साथ शेप बदल लेता है, जैसे पानी किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है। मुसाशी ने सिखाया, फॉर्म बनो तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, नो फॉर्म बनो तो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। द नो फॉर्म वे। मुसाशी का नो फॉर्म स्ट्रेटेजी सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, यह माइंड कंट्रोल का सबसे एडवांस्ड साइकोलॉजी मॉडल था। वो कहता है, डिसिप्लिन रिजिड मत बनाओ, फ्लूइड बनाओ। आइडेंटिटी लिमिटेड मत रखो, अडेप्टेबल रखो। ईगो से ऑपरेट मत करो, प्रेजेंस से करो। क्योंकि अनुशासन का असली स्वरूप नियंत्रण नहीं, स्वाभाविक प्रवाह है। जो प्रवाह में है वही अजेय है। अगले अध्याय में देखेंगे एंशिएंट माइंड, मॉडर्न ब्रेन। अब ध्यान से सुनो, जो मुसाशी ने अपनी तलवार और ध्यान से किया, आज न्यूरोसाइंस उसी को माइक्रोस्कोप से समझा रही है। अगले अध्याय एंशिएंट माइंड, मॉडर्न ब्रेन में हम देखेंगे कि कैसे ये एंशिएंट वॉरियर प्रिंसिपल्स मॉडर्न न्यूरोसाइंस के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं। कैसे रेपिटेशन न्यूरल रीवायरिंग बन जाती है और डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग तुम्हारे ब्रेन को आयरन लाइक रेजिलियंस देती है। यह वो हिस्सा है जहां पुराना दर्शन आधुनिक विज्ञान से टकराता नहीं, बल्कि एक दूसरे को सिद्ध करता है। चैप्टर 5, एंशिएंट माइंड, मॉडर्न ब्रेन। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अध्याय तुम्हारे मस्तिष्क की जड़ें हिलाने वाला है। हम अब उस सीमा पर हैं जहां सैमुराई फिलॉसफी और मॉडर्न न्यूरोसाइंस एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को सिद्ध करते हैं। जो मुसाशी ने तलवार और ध्यान से समझा था, वही आज ब्रेन स्कैन और एफएमआरआई मशीन से साबित हो रहा है। युद्ध वही है, बस हथियार बदल गए हैं। पहले तलवार थी, अब डिस्ट्रैक्शन है। पहले शरीर को तोड़ना पड़ता था, अब माइंड को मास्टर करना पड़ता है। वॉरियर लेसन्स वर्सेस न्यूरोसाइंस। सैमुराई और वॉरियर मंक्स जो सेंचुरीज पहले करते थे, वो अब न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में समझ आता है। मेडिटेशन से उनका माइंड शांत नहीं होता था, बल्कि आमिगडाला, फियर सेंटर की एक्टिविटी कम हो जाती थी। कांस्टेंट रेपिटेशन से उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन सेंटर शार्प होता गया, जिससे इमोशंस और इंपल्सेस उन पर हावी नहीं रह पाते थे। न्यूरोसाइंस आज इसे कहता है न्यूरल स्ट्रेंथनिंग थ्रू प्रेडिक्टेबल रेपिटेशन। एंशिएंट वॉरियर्स बिना यह जाने वही कर रहे थे जो मॉडर्न साइकोलॉजी अब सिखा रही है। माइंड को प्रेडिक्टेबिलिटी दो, केओस से लड़ने की एनर्जी बढ़ेगी। यह है वॉरियर साइंस। डिसिप्लिन कोई मॉरल वर्च्यू नहीं, यह न्यूरल प्रिसीजन मैकेनिज्म है। डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। ध्यान से सुनो, कंफर्ट डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि कंफर्ट ब्रेन को स्टैग्नेंट मोड में डाल देता है। जब तुम कोल्ड वाटर से नहाते हो, जब तुम सुबह बिना मोटिवेशन के उठते हो, जब तुम पेन को इग्नोर करके रिपीटिशन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड से एडेप्टेशन मोड में शिफ्ट करता है। यह शिफ्ट अत्यंत गहरा है। इसमें डोपामिन सिस्टम रिवायर होता है। अब ब्रेन पेन को डेंजर नहीं, सिग्नल फॉर ग्रोथ मानने लगता है। इस तकनीक को साइकोलॉजी में कहा जाता है स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग एसिड। मतलब तुम खुद को बार बार छोटे डिस्कम्फर्ट में डालते हो, ताकि बड़ा डिस्कम्फर्ट भी तुम्हारे लिए सामान्य लगे। सैमुराई अपने दिमाग को युद्ध के पहले बैटलफील्ड में नहीं, डेली डिस्कम्फर्ट में ट्रेन करते थे। वो ठंडे पानी में बैठते थे, भूखे रहते थे, अपने शरीर और मन को प्रिडिक्टेबल हार्डशिप में डालते थे। क्योंकि जब कठिनाई फैमिलियर बन जाती है, डर मर जाता है। रिपीटिशन इक्वल न्यूरल स्ट्रेंथ। न्यूरोसाइंस का सबसे गहरा ट्रूथ है, रिपीटिशन डजंट बिल्ड हैबिट, इट बिल्ड स्ट्रक्चर। हर बार
जब तुम कोई क्रिया दोहराते हो तो ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच नई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बनती है। यह नेटवर्क समय के साथ माइलिनेशन से मजबूत होता है, जैसे वायर्स पर इंसुलेशन चढ़ाया जा रहा हो। इस प्रक्रिया से एक्शन एफर्टलेस लगने लगता है। यही कारण है कि वॉरियर्स और एथलीट्स किसी काम को मैकेनिकल प्रिसीजन से कर पाते हैं। उनका माइंड थिंक नहीं करता, वो एग्जीक्यूट करता है। डिसिप्लिन यहाँ इमोशनलेस ऑटोमेशन नहीं है, बल्कि ट्रेन कॉन्शियसनेस है, जहां हर रेपिटेशन ब्रेन को सिखाता है कि एफर्ट विल रिवॉर्ड। धीरे धीरे रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाती है। डिसिप्लिन अब बोझ नहीं, एडिक्शन बन जाता है। माइंड एज मसल। बहुत लोग सोचते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई मिस्टीरियस गिफ्ट है। सच्चाई यह है, माइंड भी एक मसल है, और हर मसल की तरह इसे भी स्ट्रेस चाहिए ग्रो करने के लिए। जब तुम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से नहीं भागते, जब तुम कंफर्ट रिजेक्ट करते हो, जब तुम साइलेंस में बैठकर अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हो, तो तुम अपने माइंड की कॉग्निटिव एंड्योरेंस बढ़ा रहे होते हो। मॉडर्न साइंस इसे कहती है न्यूरोजेनेसिस एंड सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। तुम्हारा ब्रेन हर स्ट्रगल के बाद खुद को नए तरीके से जोड़ता है। हर कठिनाई के बाद तुम बायोलॉजिकली अलग व्यक्ति बन जाते हो। एंशिएंट वॉरियर्स इसे रीबर्थ थ्रू स्ट्रगल कहते थे। वो जानते थे, हर बार जब शरीर थकता है, आत्मा तेज होती है। हर बार जब मन टूटता है, उसका नया वर्जन जन्म लेता है। कॉग्निटिव एंड्योरेंस। डिसिप्लिन सिर्फ एक्शंस की रेपिटेशन नहीं है, यह मेंटल फटीग के पार जाने की क्षमता है। जब तुम किसी कठिन काम पर लगे रहते हो और माइंड कहता है बस अब और नहीं, वही पल होता है जहां कॉग्निटिव एंड्योरेंस शुरू होती है। न्यूरोसाइंस ने पाया है कि जब व्यक्ति मेंटल फटीग से जूझते हुए भी टास्क जारी रखता है, तो ब्रेन के अंदर एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। यह रीजन पेन और परसिस्टेंस दोनों को रेगुलेट करता है। यही कारण है कि डेविड गॉगिंस जैसे लोग कहते हैं, व्हेन यू थिंक यू आर डन, यू आर ओनली 40% फिनिश्ड। बाकी 60% क्षमता उस हिस्से में छिपी है जिसे ब्रेन सेफ्टी मैकेनिज्म कहता है। सैमुराई इसे शिनोबू कहते थे। सहन शक्ति की वह अवस्था जहां दर्द ट्रांसेंड हो जाता है और मन शुद्ध आदेश पर चलने लगता है। एंशिएंट माइंड मीट्स मॉडर्न ब्रेन। पुराने योद्धा यह नहीं जानते थे कि उनके भीतर न्यूरॉन्स कैसे फायर करते हैं, पर वो यह जानते थे कि डिसिप्लिन कैसा महसूस होता है। और मॉडर्न साइंस अब यह समझ चुकी है कि वही भावनाएं, वही केमिकल पैटर्न एक्टिवेट करती है जो रेजिलियंस, फोकस और मास्टरी पैदा करती है। इसलिए मुसाशी का माइंडसेट और ह्यूबरमैन की न्यूरोसाइंस एक ही बात कहते हैं, रेपिटेशन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। डिसिप्लिन अब कोई वर्चू नहीं रहा, यह एक न्यूरल फेनोमेनन है। तुम इसे हर दिन ट्रेन करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्टील जैसा बन जाता है, साइलेंट, शार्प, अनब्रेकेबल। अगले अध्याय में देखेंगे एम्ब्रेस द पेन, गॉगिन्स प्रिंसिपल। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला अध्याय वह जगह है जहां साइंस खत्म होती है और मैडनेस शुरू, जहां दर्द पनिशमेंट नहीं बल्कि टीचर बन जाता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, एम्ब्रेस द पेन, गॉगिन्स प्रिंसिपल, हम देखेंगे कि कैसे डेविड गॉगिन्स ने अपने दर्द को आइडेंटिटी बना लिया। कैसे पेन कंडीशनिंग माइंड को इतना टफ बना देता है कि फियर और फटीग दोनों ऑब्सोलीट हो जाते हैं। वो अवस्था जहां आदमी कहता है, आई डोंट राइज अबव पेन, आई रन विद इट। चैप्टर 6, एम्ब्रेस द पेन, गॉगिन्स प्रिंसिपल। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड में जहां कंफर्ट एक गाली है और पेन एक गुरु। यह वह जगह है जहां कमजोर लोग टूटते हैं और कुछ दुर्लभ लोग, डेविड गॉगिन्स जैसे, वहां अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करते हैं। यह अध्याय किसी मोटिवेशन की बात नहीं करता, यह ब्रूटल ट्रूथ है। तुम्हारा माइंड तब तक तुम्हारा दुश्मन रहेगा जब तक तुम दर्द को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसे अपनी पहचान नहीं बना लेते। पेन एज टीचर। दर्द दो तरह का होता है, एक जो तुम्हें चोट देता है और दूसरा जो तुम्हें शेप देता है। गॉगिन्स कहता है, पेन अनलॉक्स पार्ट्स ऑफ द माइंड दैट कंफर्ट विल नेवर टच। मतलब जब शरीर थकता है,
माइंड रेजिस्ट करता है, तब असली तुम्हारा सामना फेक सेल्फ से होता है। वो लेजी, कंफर्ट एडिक्टेड आइडेंटिटी जो सालों से तुम्हें सीमित कर रही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। वो मानसिक झटका जो तब लगता है जब तुम अपने बिलीफ के खिलाफ एक्शन लेते हो, और यही झटका ग्रोथ की शुरुआत है। सैमुराई डिस्कंफर्ट के साथ प्रैक्टिस करते थे, मुसाशी अनसर्टेनिटी में फोकस करता था, और गॉगिंस ने पेन को अपना मंदिर बना लिया। वो हर रोज अपने माइंड को कहता था, लेट्स सी हाउ मच आई कैन सफर टुडे। क्योंकि पेन से भागने वाला मन कभी इवॉल्व नहीं होता, और उसे गले लगाने वाला व्यक्ति कभी ऑर्डिनरी नहीं रहता। सेल्फ इम्पोज हार्डशिप। आज का इंसान हर दर्द से बचना चाहता है। उसने हर असुविधा को एलिमिनेट करने के लिए टेक्नोलॉजी बना ली, पर उसने यह नहीं समझा कि हर सुविधा उसके ब्रेन को वीकर बना रही है। गॉगिंस ने उल्टा रास्ता चुना। उसने कहा, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग। वो खुद को डेली डिस्कंफर्ट में डालता था। 40 माइल रन, कोल्ड एक्सपोजर, स्लीप डिप्रिवेशन, ब्रूटल रेपिटेशन। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब तुम सेल्फ इम्पोज्ड हार्डशिप अपनाते हो तो तुम्हारा ब्रेन सेफ्टी रीडिफाइन करता है। अब तुम्हारा नर्वस सिस्टम डिस्कंफर्ट को नॉर्मल मानने लगता है। इससे अमिगडला, फियर सेंटर, शांत हो जाता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग पार्ट डोमिनेट करने लगता है। इस स्थिति में माइंड अब रिएक्शन नहीं देता, बल्कि कंट्रोल लेता है। डिसिप्लिन अब इमोशन नहीं, रिफ्लेक्स बन जाता है। ब्रेकिंग मेंटल लिमिट्स। गॉगिंस का प्रिंसिपल साफ था, जब माइंड कहे इनफ, वही मोमेंट है जब ट्रेनिंग शुरू होती है। साइंस भी यही कहती है, जब तुम फैटिग या स्ट्रेस की लिमिट पर पहुंचते हो तो ब्रेन तुम्हें सर्वाइवल मोड में भेज देता है। यह तुम्हारी असली सीमा नहीं, बस एक बायोलॉजिकल सेफ्टी ब्रेक है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नर थ्योरी, यानी तुम्हारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए तुम्हें धोखा देता है। कॉगिंस इस धोखे को पहचानता था। वो जानता था कि पेन एक अलार्म नहीं, इल्यूजन है। इसलिए उसने हर बार उस सिग्नल को इग्नोर किया और माइंड के कंफर्ट प्रोग्रामिंग को ओवरराइड किया। जब तुम पेन के बावजूद चलते हो, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हो। वो समझता है कि दर्द में भी सेफ्टी है, और जब यह समझ बैठती है, पेन अब बैरियर नहीं, वेपन बन जाता है। द माइंड आफ्टर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन जो व्यक्ति उससे पार चला जाए, उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। यह वही मानसिक स्थिति है जिसे गॉगिंस कहता है द अदर साइड ऑफ सफरिंग। यह वह जोन है जहां ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स एक रेयर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसे साइंस कहती है ट्रांसेंडेंट न्यूरोकेमिकल स्टेट। इस अवस्था में पेन रिवॉर्ड में बदल जाता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब पेन को थ्रेट नहीं, सिग्नल ऑफ मास्टरी समझता है। यही वो पल है जहां पेन एडिक्शन बन जाता है। तुम सफर करना नहीं छोड़ते, तुम उसे सीख करने लगते हो, क्योंकि अब हर स्ट्रगल के साथ तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। हर रेजिस्टेंस के बाद तुम्हारा माइंड शार्पन होता है। पेन कंडीशनिंग। ध्यान से सुनो, दर्द से भागने वाला आदमी कभी मजबूत नहीं बनता, वो बस अपने डर को पोस्टपोन करता है। लेकिन जो हर दिन अपने माइंड को डिस्कंफर्ट के लिए एक्सपोज करता है, उसका नर्वस सिस्टम स्ट्रेस इनोकुलेशन बनाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पेन कंडीशनिंग। इसका मतलब तुम दर्द के साथ इतने फेमिलियर हो जाते हो कि बॉडी उसे थ्रेट नहीं, रूटीन समझने लगती है। इसीलिए गॉगिंस जब रन करता था और उसका बॉडी टूट रहा होता था, वो कहता था, आई एम इन द बेस्ट प्लेस आई एवर बीन। क्योंकि उसका माइंड अब फिजिकल रियलिटी से डिटैच्ड होकर प्योर कमांड मोड में होता था। यह डिसिप्लिन का अल्टीमेट लेवल है, जहां माइंड अब इमोशन या कंफर्ट के हिसाब से नहीं चलता, वो प्योर डायरेक्शन पर चलता है। वो अपने ही दर्द का आर्किटेक्ट बन चुका होता है। आइडेंटिटी रीबर्थ। पेन एक ट्रायल है, जो इससे भागे वो ऑर्डिनरी रहेगा, जो इसमें जिए वो रीबॉर्न होगा। कॉगिंस ने अपने ब्रोकन पास्ट, ट्रॉमा और सेल्फ हेट को पेन के माध्यम से डिसॉल्व किया। वो कहता है, आई बिल्ट माई न्यू सेल्फ थ्रू सफरिंग। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। जब व्यक्ति दर्द के बाद पहले से अधिक मानसिक शक्ति, क्लैरिटी और रेजिलियंस हासिल करता है,
यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ट्रॉमा से नहीं आता, बल्कि कॉन्शियस सफरिंग से आता है। डिसिप्लिन ने यह स्पिरिचुअल डायमेंशन ले लेता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने पेन को ओन करता है तो उसे कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती, वो खुद कंट्रोल बन जाता है। निष्कर्ष, पेन इज द पाथ। सुनो, दर्द से भागना आसान है, पर जो उससे भागता है वो जीवन से भागता है। गॉगिंस ने जो सिखाया वो सिर्फ ग्रिट नहीं, यह एक न्यूरल रीबर्थ सिस्टम है। हर पेन तुम्हारे भीतर एक नया ब्रेन सर्किट बनाता है। हर डिस्कंफर्ट तुम्हारे भीतर एक नया लेवल ऑफ अवेयरनेस खोलता है। डिसिप्लिन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक तुम पेन से प्यार करना नहीं सीखते, क्योंकि वही तुम्हें वह बनाता है जो कंफर्ट कभी नहीं बना सकता। अगले अध्याय में देखेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब ध्यान से सुनो, तुमने दर्द को झेला, तुमने रेजिस्टेंस तोड़ी। अब सवाल है, क्या तुम इसे हर दिन दोहरा सकते हो? इन द नेक्स्ट चैप्टर, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, हम देखेंगे कि कैसे माइक्रो हैबिट्स, डेली रिपीटिशन और कंपाउंडिंग डिसिप्लिन तुम्हारे ब्रेन को परमानेंट फोकस मशीन में बदल देते हैं। क्यों? हर दिन थोड़ी मेहनत खुद ही वो सीक्रेट है जो पेन को पावर और एफर्ट को आइडेंटिटी में बदल देता है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से शुरू होता है डिसिप्लिन का असली युद्ध। वो युद्ध जो हर सुबह दोहराया जाता है, हर रात जीता या हारा जाता है। कंसिस्टेंसी, यह वो शब्द है जो सुनने में सरल लगता है, पर असल में यह पेन रेपिटेशन की कला है। यह कोई मोटिवेशन का खेल नहीं, यह साइकोलॉजिकल रिवायरिंग है, जहां हर दिन तुम्हारा माइंड उसी युद्ध भूमि में लौटता है, सिर्फ इसीलिए कि वह खुद को हरा सके। माइक्रो हैबिट्स, लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बड़े गोल्स, बड़े बदलाव, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। छोटे हैबिट्स बार बार दोहराए गए पूरे ब्रेन को शेप बदल देते हैं। हर बार जब तुम किसी टाइनी टास्क को कंसिस्टेंटली दोहराते हो, जैसे सुबह उठते ही फोन न उठाना, हर दिन वर्कआउट का एक रैप ज्यादा करना, या हर दिन 10 मिनट डीप साइलेंस में बैठना, तुम ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हो। ये छोटे कदम नहीं है, ये न्यूरोनल रिप्रोग्रामिंग कमांड्स हैं। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ यही है, हर रेपिटेशन के साथ तुम्हारा दिमाग एक ही संदेश सीख रहा है। हम वही करते हैं जो हम कहते हैं। यही आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट है। यहां हैबिट तुम्हारे पर्सनैलिटी का प्रूफ बन जाती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंसिस्टेंसी का असर धीरे चलता है, इसलिए लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन सुनो, ग्रोथ हमेशा इनविजिबल होती है जब तक वो अनअवॉइडेबल न बन जाए। जेम्स क्लियर की थ्योरी एटॉमिक हैबिट्स कहती है 1% डेली इंप्रूवमेंट एक साल में 37x ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। यह मैथमेटिक्स नहीं, यह न्यूरल कंपाउंडिंग है। हर रेपिटेशन ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीइंफोर्स करती है। हर कंसिस्टेंट एक्शन एफर्ट इवल सेफ्टी का नया मैसेज भेजता है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। अब डिसिप्लिन तुम्हारा डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। यही कारण है कि वॉरियर्स, मंक्स और एथलीट हर दिन बोरिंग रेपिटेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें थ्रिल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सर्टेनिटी। वो स्थिरता जो किसी भी केओस में भी नहीं टूटती। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, कंसिस्टेंसी का सबसे खतरनाक असर आइडेंटिटी पर पड़ता है। जब तुम किसी चीज को रोज करते हो तो वो हैबिट नहीं रहती, वो सेल्फ डेफिनेशन बन जाती है। साइकोलॉजी इसे कहती है आइडेंटिटी लूप। हर एक्शन तुम्हें तुम्हारे बिलीफ से जोड़ता है। हर रेपिटेशन एक सेल्फ प्रूफ होता है कि तुम वही व्यक्ति हो जो कंट्रोल में है। अब यह डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं, यह एग्जिस्टेंस स्टेटमेंट बन जाती है। तुम वर्कआउट नहीं करते, तुम वो व्यक्ति हो जो कमिटमेंट निभाता है। तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम वो व्यक्ति हो जो क्लैरिटी को वैल्यू देता है। यही है आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट का चरम रूप, जहां डिसिप्लिन आइडेंटिटी को सस्टेन करता है और आइडेंटिटी डिसिप्लिन को फ्यूल देती है। यह लूप अजेय होता है। व्हाई डेली मैटर्स, ध्यान से सुनो, ब्रेन रिपीटिशन को डेटा नहीं, रियलिटी मानता है। जब कोई बिहेवियर हर दिन रिपीट होता है तो ब्रेन उसे ट्रूथ डिक्लेयर कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं माइलिनेशन, जहां न्यूरॉन्स के बीच
सिग्नल्स तेजी से ट्रैवल करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि हर डेली रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन की स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ाती है। तुम्हारा फोकस अब टेम्पररी नहीं, मैकेनिकल बन जाता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी को तोड़ने से ब्रेन में डिस्कंफर्ट होता है, क्योंकि सिस्टम को पैटर्न चाहिए। डिसिप्लिन यहां फिजियोलॉजिकल नेसेसिटी बन जाता है, लग्जरी नहीं। इसलिए रोज थोड़ा करना, कभी कभी ज्यादा करने से करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली है। कंसिस्टेंसी कोई रूटीन नहीं, यह बायोलॉजिकल कोड है जो माइंड को केओस प्रूफ बनाता है। रूटीन है आर्किटेक्चर। अब सुनो, अगर तुम कंसिस्टेंसी चाहते हो तो तुम्हें एनवायरनमेंट को अपने डिसिप्लिन के अनुसार आर्किटेक्ट करना होगा। एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर का इनविजिबल इंजीनियर है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं विल पावर फेल्स वेयर आर्किटेक्चर सक्सीड्स। मतलब तुम किसी चीज को बार बार अवॉइड नहीं कर सकते, तुम्हें उसे एलिमिनेट करना होगा। अगर तुम फोकस चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अगर तुम डेली प्रैक्टिस चाहते हो तो फिजिकल ट्रिगर्स बनाओ। हर चीज को ऑटोमेट करो ताकि डिसीजन फटीग खत्म हो जाए। यही रूटीन आर्किटेक्चर है, जहां डिसिप्लिन एफर्ट नहीं, सिस्टम बन जाता है। तुम्हारा दिन खुद तुम्हें डिसिप्लिन में खींच लेता है। द कंसिस्टेंसी लूप। कंसिस्टेंसी तब अल्टीमेट बनती है जब टाइम और मूड दोनों इरेलेवेंट हो जाए। तुम एक्शन करते हो, भले ही मोटिवेशन जीरो हो, भले ही दिन खराब हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब लॉजिकल स्ट्रक्चर पर चलता है, इमोशनल फ्लक्चुएशंस पर नहीं। यही वह पल है जब कंसिस्टेंसी सेल्फ रीइंफोर्सिंग बन जाती है। हर दिन का एक्शन अगले दिन को आसान बना देता है। हर रेपिटेशन अगले रेपिटेशन की क्रेविंग पैदा करती है। अब डिसिप्लिन एडिक्शन बन चुका होता है। तुम्हारा सिस्टम अब कहता है इफ आई डोंट डू इट आई फील इनकम्प्लीट। यही एडिक्शन ऑफ डिसिप्लिन है, जहां एब्सेंस ऑफ एक्शन डिस्कंफर्ट बन जाती है। द आयरन लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन यही बोर्डम तुम्हारे माइंड का फिल्टर है। जो व्यक्ति बोर्डम सह सकता है वो किसी भी लेवल पर मास्टर बन सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की असली ताकत रेपिटेशन में नहीं, स्टेबिलिटी इन रेपिटेशन में है। यह तुम्हारे माइंड को इस लेवल पर इवॉल्व करती है जहां परफॉर्मेंस इंस्टिंक्ट बन जाती है, एफर्ट नहीं। डिसिप्लिन का असली अर्थ यही पूरा होता है। प्रिडिक्टेबल एक्शन इन अनप्रिडिक्टेबल लाइफ। अगले अध्याय में देखेंगे डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अब ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी बनाने के बाद तुम्हें उसका सबसे बड़ा दुश्मन हटाना होगा, डिस्ट्रैक्शन। इन द नेक्स्ट चैप्टर डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल डोपामिन, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन और कांस्टेंट नॉइज ने तुम्हारे ब्रेन के फोकस को डिसमेंटल कर दिया है, और कैसे तुम न्यूरोसाइंस, आइसोलेशन और सेंसरी रिसेट के जरिए अपने माइंड को फिर से सिंगल पॉइंट वेपन बना सकते हो। चैप्टर 8 डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस अध्याय में हम उस युद्ध के बीच उतरने जा रहे हैं जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता पर हर सेकंड तुम्हारा ध्यान चुराता है। यह युद्ध अब तलवारों से नहीं, नोटिफिकेशंस, स्क्रीन्स और डोपामिन स्पाइक्स से लड़ा जाता है। यह वह युद्ध है जहां हर स्क्रोल, हर बीप, हर वाइब्रेशन तुम्हारे माइंड की डिसिप्लिन को धीमा जहर बनकर खत्म कर रही है। आज का युद्ध हार्ड वर्क वर्सेस लेजीनेस नहीं है, यह है फोकस वर्सेस फ्रैगमेंटेशन। डिजिटल डोपामिन ट्रैप। तुम्हारे फोन की हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन में माइक्रोडोज ऑफ डोपामिन छोड़ती है। यह वही केमिकल है जो प्लेजर देता है, पर इसका पैटर्न अब करप्ट हो चुका है। जब भी तुम स्क्रीन रिफ्रेश करते हो, तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन सिग्नल भेजता है, भले ही कुछ न मिले। डोपामिन ड्रॉप तुम्हें और क्रेविंग देता है। ये वही एडिक्शन लूप है जो ड्रग यूजर्स के ब्रेन में दिखाई देता है, बस अब यह डिजिटल कोकेन के रूप में पैकेज्ड है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट लूप। मतलब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए तुम बार बार चेक करते हो। तुम्हारा ब्रेन अब अनसर्टेनिटी पर हाई होता है। यही कारण है कि तुम काम के बीच फोन उठाते हो, भले ही कोई जरूरी चीज न हो। डिसिप्लिन यहां मर नहीं रहा, डिसिप्लिन यहां धीरे धीरे डिजिटल पॉइजन से हिप्नोटाइज्ड हो रहा है। अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये लिमिटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन अलाउ करते हो, तुम एनर्जी को मल्टीपल टैब्स में बांट देते हो।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों का ब्रेन ही सिंगल टास्कर्स की तुलना में 40% कम एफिशिएंट होता है, क्योंकि ब्रेन एक समय पर दो कॉन्शियस थॉट्स प्रोसेस नहीं कर सकता। वो हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, और हर स्विच 20-30 सेकेंड्स की फोकस एनर्जी खर्च करता है। यानी हर बार जब तुम फोन चेक करते हो, तुम अपने माइंड की डेप्थ खो देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन शैलो मोड में रहने लगता है। वो अब गहराई में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे हर 10 सेकंड में नया डोपामिन चाहिए। डिसिप्लिन बिना डेप्थ का कुछ नहीं, और डिस्ट्रैक्शन डेप्थ का सबसे रिफाइंड एनिमी है। सेंसरी रिसेट। अब सुनो, डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए सिर्फ ऐप डिलीट करना काफी नहीं, तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करना होगा। न्यूरोसाइंस कहती है कि तुम्हारे सेंसेस ओवर स्टिमुलेटेड है। इतने विजुअल, साउंड और इन्फो इनपुट्स हैं कि ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन को रेस्ट ही नहीं मिलता। डीएमएन वही हिस्सा है जो डीप रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है, पर अब वो हर बीप और बज से इंटरप्टेड है। सैमुराई इस डिटॉक को सेंसरी साइलेंस कहते थे। वो हर दिन कुछ घंटे बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन के बिताते थे। मॉडर्न साइंस इसे कहती है कॉग्निटिव क्लेंस। इसका तरीका सरल है पर प्रभाव घातक। सुबह 30 मिनट बिना फोन के बैठो। एक दिन में 1 घंटे जीरो इनपुट मोड रखो। नो म्यूजिक, नो टॉकिंग, नो स्क्रोलिंग। रात में डिजिटल शटडाउन टाइम तय करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारे थॉट्स फिर से कोहेरेंट होने लगे हैं। तुम्हारा अटेंशन अब लेजर बन रहा है। बिल्डिंग फोकस बेसलाइन। ध्यान कोई मूड नहीं, यह मसल है। और जैसे मसल रेपिटेशन से ग्रो करता है, वैसे ही फोकस रेपिटेशन से शार्पन होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हर दिन 20-30 मिनट डीप सिंगल टास्क फोकस प्रैक्टिस ब्रेन की अटेंशन कैपेसिटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा सकती है। इसे कहते हैं बेसलाइन फोकस रीसेट। यानी ब्रेन अब डिस्ट्रैक्शन के बाद भी क्विकली रिकवर कर सकता है। फोकस ट्रेनिंग का सबसे पुराना और इफेक्टिव वेपन है बोर्डम। हाँ, बोर्डम। जब तुम खुद को बिना किसी स्टिमुलेशन के बैठने पर मजबूर करते हो, तुम ब्रेन को सिखाते हो कि साइलेंस भी सेफ है। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम पीस से एडिक्टेड हो जाता है, और वही पीस डिसिप्लिन की फ्यूल बन जाती है। अटेंशन इकोनॉमी। सुनो, इस दुनिया में अब तुम्हारा डेटा नहीं, तुम्हारा ध्यान बिकता है। हर कंपनी, हर प्लेटफॉर्म, हर इन्फ्लुएंसर तुम्हारे 10 सेकंड की अटेंशन के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वही सेकंड्स तुम्हारे ब्रेन केमिस्ट्री को हाईजैक करते हैं। जो तुम्हारे अटेंशन को कंट्रोल करता है, वो तुम्हारे बिहेवियर, डिजायर्स और डिसीजंस को कंट्रोल करता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से लड़ना अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, यह साइकोलॉजिकल रिबेलियन है। यह मॉडर्न सैमुराई का युद्ध है, जहां तुम अपने अटेंशन की तलवार वापस हासिल करते हो। कॉग्निटिव क्लेंस प्रोटोकॉल। अब सुनो ये रीसेट प्लान, जो एंशिएंट फिलॉसफी और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों पर आधारित है। 1 डोपामीन फास्ट 24 आवर्स। कोई सोशल मीडिया, कोई न्यूज, कोई शॉर्ट टर्म स्टिमुलेशन नहीं। ब्रेन को नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम रिकवर करने दो। 2 मोनोटास्क प्रैक्टिस, डीप वर्क। एक ही कार्य, फिक्स टाइम, जीरो इंटरप्शंस। फोकस मसल को पेन की तरह बर्न करो। 3 सेंसरी मिनिमलिज्म। कमरे में सिर्फ जरूरी ऑब्जेक्ट्स रखो। जितनी कम विजुअल नॉइस, उतना अधिक कॉग्निटिव क्लैरिटी। 4 स्केड्यूल डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को खत्म मत करो, उसे स्केड्यूल करो, क्योंकि कंट्रोल का मतलब सप्रेशन नहीं, रेगुलेशन है। यह कॉग्निटिव क्लेंस प्रोटोकॉल डिसिप्लिन को एक्सटर्नल स्ट्रगल से इंटरनल स्टेबिलिटी में बदल देता है। तुम अब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, क्योंकि तुम अब डिस्ट्रैक्शन अवेयर हो। साइलेंस इज द हाईएस्ट डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स का मतलब है नॉइस से नहीं, खुद से लड़ना। क्योंकि साइलेंस डरावना लगता है जब तक तुम खुद से कंफर्टेबल नहीं होते, पर जब तुम उस डर को पार कर लेते हो, तुम्हारा फोकस लेजर बन जाता है। तुम्हारा माइंड काम एग्रेशन से भर जाता है, और तुम वह देखने लगते हो जो ऑर्डिनरी दिमाग मिस कर देता है। डिसिप्लिन की सबसे रिफाइंड अवस्था साइलेंस में जन्म लेती है, जहां कोई शोर नहीं, सिर्फ कंट्रोल है। अगले अध्याय में देखेंगे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अब ध्यान से सुनो, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स ने तुम्हें नॉइस से मुक्त किया। अब तुम्हें एक और जंजीर तोड़नी है, डिपेंडेंसी की। इन द नेक्स्ट चैप्टर
इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। हम देखेंगे कि सच्चा अनुशासन तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपनी दुनिया के लिए पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है, जहां ब्लेम, एक्सक्यूज और लक मर जाते हैं और सिर्फ ओनरशिप बचती है। यह वह माइंडसेट है जहां डिसिप्लिन एक्सटर्नल नहीं रहता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी की धड़कन बन जाता है। चैप्टर 9, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अध्याय कमजोर आत्माओं के लिए नहीं है। यह उस टेरिटोरी की बात है जहां आदमी खुद को बेनकाब करता है, जहां बहाने मरते हैं और सच्चा नियंत्रण जन्म लेता है। यहां लक की कोई जगह नहीं, यहां सरकमस्टेंस कोई एक्सक्यूज नहीं, यहां सिर्फ एक वाक्य चलता है, एवरीथिंग इज माई फॉल्ट। कठोर लगता है? यही तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की सच्चाई है। एक ऐसा मानसिक ढांचा जहां व्यक्ति अपने हर परिणाम की जिम्मेदारी खुद लेता है, चाहे वह सक्सेस हो या फेलियर। सेल्फ ओनरशिप। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी के हालात दूसरों की वजह से है, पेरेंट्स, बॉस, सोसाइटी, लक, टाइमिंग। लेकिन सुनो, यह स्लेव माइंडसेट है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ऐसा व्यक्ति मानता है कि उसकी जिंदगी किसी बाहरी ताकत के कंट्रोल में है। यह वही माइंडसेट है जो हमेशा रिएक्शन में जीता है। इंटरनल लोकस इसके विपरीत है। यह कहता है मैं कारण हूं, परिणाम सिर्फ प्रभाव है। यह सोच व्यक्ति को विक्टिम से क्रिएटर बना देती है। जब तुम्हारा ब्रेन यह मान लेता है कि कंट्रोल मेरे पास है, तो उसमें डोपामीन सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। अब मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं रहती, वो इंटरनल रिवॉर्ड से फ्यूल होती है। ओनरशिप केवल जिम्मेदारी नहीं है, यह बायोकेमिकल कमांड है। जब व्यक्ति कंट्रोल लेता है तो उसका ब्रेन सेफ्टी की जगह पावर महसूस करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गिल्ट नहीं होता, यह सेल्फ कमांड का डिक्लेरेशन है। हर बार जब तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो, तुम सबकॉन्शियसली ब्रेन को सिग्नल भेजते हो कि हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी कंट्रोल अभी भी हमारे पास है। न्यूरो साइंस कहती है जब व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी लेता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन सेंटर एक्टिवेट होता है। यह वही हिस्सा है जो प्लानिंग, विजन और डिसिप्लिन को रेगुलेट करता है। इसलिए जो लोग ब्लेम करते हैं उनका माइंड रिएक्टिव रहता है, क्योंकि उनका ब्रेन हमेशा एक्सटर्नल थ्रेट प्रोसेस करता है। पर जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनका ब्रेन सॉल्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है। गॉगिन्स यही सिखाता है, दी अकाउंटेबिलिटी मिरर नेवर लाइज। हर सुबह खुद को मिरर में देखो और कहो मैं ही अपनी हालत का कारण हूं। यही वाक्य व्यक्ति को अजेय बनाता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस। ध्यान से सुनो, इंटरनल कंट्रोल का असली टेस्ट इमोशनल लेवल पर होता है। तुम्हें पता है तुम कहां हारते हो? जब किसी की तारीफ या आलोचना तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। यह डिपेंडेंस है। एक्सटर्नल वैलिडेशन एडिक्शन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल लोकस शिफ्ट। तुम अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो और फिर वंडर करते हो कि तुम्हारा माइंड अनस्टेबल क्यों है। इमोशनल इंडिपेंडेंस तब आती है जब तुम ये समझते हो किसी का अप्रूवल न तुम्हें बेहतर बनाता है, न उसकी कमी तुम्हें खराब करती है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस अवस्था में व्यक्ति रिएक्शन नहीं देता, वो डायरेक्शन देता है। वो अपनी भावनाओं को कमांड करता है। फियर को अलर्टनेस में, एंगर को फोकस में, सैडनेस को डेप्थ में बदल देता है। यही इंटरनल डिसिप्लिन का अल्टीमेट फॉर्म है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। सुनो, लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन बंधन है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन ही आजादी है। जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है वो किसी भी बाहरी मास्टर से ज्यादा कैद में है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आदतों और इंपल्सेस को कमांड करता है वो दुनिया के केओस के बीच भी स्वतंत्र होता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है ऑटोनोमी एक्टिवेशन। जब ब्रेन खुद अपने डिसीजन पैटर्न कंट्रोल करता है तो रिवॉर्ड सिस्टम नेचुरल सेटिस्फैक्शन रिलीज करता है। यह वही पीस है जिसे सैमुराई मुशिन कहते थे, माइंड विदाउट डिस्टरबेंस। डिसिप्लिन दरअसल एक इनविजिबल फ्रीडम है जहां तुम चुनते हो कब काम करना है, कब रुकना है, किस चीज को इग्नोर करना है। यह कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी है। यह गिल्ट नहीं, लिबरेशन है।
इंटरनल अथॉरिटी। इंटरनल लोकस का अंतिम चरण है सेल्फ कमांड। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति को किसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रहती। वो खुद अपना स्ट्रक्चर बन जाता है। वो खुद के लिए वही कठोरता रखता है जो दुनिया उससे नहीं रख सकती। वो खुद के लिए वही मानक तय करता है जो किसी और को समझ में भी नहीं आएंगे। यह डिसिप्लिन ओबीडियंस नहीं, सॉवरेंटी है। तुम्हारा माइंड अब तुम्हारे आदेश पर चलता है। सैमुराई इसे कहते थे द वे ऑफ द एम्प्टी हैंड। मतलब जब कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि तुम खुद अपने भीतर पूर्ण नियंत्रण में हो। यह स्थिति तुम्हें भय से मुक्त करती है क्योंकि जो खुद का मालिक है उसे कोई हार नहीं सकता। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कोई थ्योरी नहीं, यह एक मानसिक आग है। यह वो बिंदु है जहां तुम एक्सक्यूजेस जलाते हो और एशेस से नया सेल्फ बनाते हो। तुम्हारा माइंड अब एनवायरनमेंट से नहीं झुकता, वो एनवायरनमेंट को शेप देता है। अब हर फेलियर फीडबैक है, हर ऑब्स्टिकल लेसन है, हर दर्द तुम्हारे मास्टरी का फ्यूल है। यही वो मेंटल स्टेट है जहां डिसिप्लिन अब स्ट्रगल नहीं, सत्ता बन जाता है। अगले अध्याय में देखेंगे डू द हार्ड फर्स्ट। अब ध्यान से सुनो क्योंकि अगला अध्याय वह जगह है जहां थियरी खत्म और एग्जीक्यूशन शुरू होती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर डू द हार्ड फर्स्ट हम देखेंगे कि कैसे मॉर्निंग प्रीफ्रंटल एक्टिवेशन, टास्क सीक्वेंसिंग और मेंटल मोमेंटम के जरिए तुम अपने दिन के पहले घंटे को एक न्यूरल वेपन बना सकते हो। वो तकनीक जो दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड माइंड्स को अलग करती है क्योंकि वो आसान चीजों से नहीं, सबसे कठिन चीज से दिन की शुरुआत करते हैं, यानी माइंड को कमांड देना। हम पेन से भागेंगे नहीं, हम पेन से शुरू करेंगे। चैप्टर 10 डू द हार्ड फर्स्ट। ध्यान से सुनो क्योंकि यह अध्याय अनुशासन की जड़ पर वार करता है। यह उस पल की बात है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सुबह दिन की शुरुआत में ही तय हो जाता है कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो या उसका मजदूर। हर सुबह तुम्हारा माइंड तुम्हें एक सौदा ऑफर करता है, थोड़ा और सो लो, अभी से मत शुरू करो, आसान काम पहले कर लो। अगर तुमने ये सौदा स्वीकार कर लिया तो समझ लो दिन खत्म होने से पहले ही तुम हार चुके हो। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत सबसे कठिन कार्य से करता है वो पूरे दिन अपने माइंड को कमांड मोड में रखता है। यही है डू द हार्ड फर्स्ट, अनुशासन का सबसे क्रूर और सबसे सटीक नियम। मॉर्निंग प्रीफ्रंटल एक्टिवेशन। सुबह का समय सिर्फ शांत नहीं होता, वो न्यूरोलॉजिकल विंडो है जहां तुम अपने ब्रेन की वायरिंग तय करते हो। न्यूरोसाइंस बताती है कि सुबह के पहले 90 मिनट में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन सेंटर, सबसे अधिक प्लास्टिक होता है। मतलब उस वक्त लिया गया पहला निर्णय पूरे दिन की मेंटल हायरार्की सेट कर देता है। अगर सुबह तुम कंफर्ट चुनते हो तो ब्रेन दिन भर अवॉइडेंस पैटर्न में रहता है, लेकिन अगर सुबह तुम कठिन टास्क करते हो तो ब्रेन डोमिनेंस पैटर्न में एक्टिवेट होता है। यह एक्टिवेशन तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को डायरेक्शन देता है। वी लीड नॉट फॉलो। यही कारण है कि वॉरियर माइंड्स सुबह पहले हार्ड एक्शन चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं दिन की शुरुआत ही डिसिप्लिन का कमांड टोन सेट करती है। सीक्वेंसिंग वर्क। तुम्हारा ब्रेन अनलिमिटेड बैटरी नहीं है, यह सीमित एनर्जी से चलता है और हर डिसीजन उससे थोड़ा फ्यूल खा जाता है। इसलिए अगर तुम ट्रिवियल कामों से दिन की शुरुआत करते हो तो जब असली बैटल आती है तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचती। हार्वर्ड के रिसर्च बताते हैं कि कॉग्निटिव एनर्जी सुबह सबसे हाई होती है, इसलिए सबसे कठिन, डिमांडिंग, मेंटली कॉम्प्लेक्स काम दिन के पहले हिस्से में करना सबसे इफेक्टिव है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव प्रायोरिटाइजेशन, यानी पहले कठिन मीनिंगफुल काम, बाद में आसान मैकेनिकल टास्क। जो लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उनके ब्रेन में डोपामीन रिलीज एफर्ट से जुड़ जाता है, न कि डिले डे से। धीरे धीरे कठिनाई रिवॉर्ड बन जाती है। डिसिप्लिन अब एनर्जी नहीं खाता, एनर्जी पैदा करता है। मेंटल मोमेंटम। डिसिप्लिन कोई आइसोलेटेड एक्ट नहीं, यह मोमेंटम है। हर बार जब तुम कोई कठिन कार्य सुबह जीतते हो तुम सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजते हो, वी डू डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट। यह सिग्नल बेसल गैंग्लिया हैबिट सिस्टम में एंग्रेव होता है।
अब तुम्हारा ब्रेन पैटर्न डेवलप करता है। एफर्ट टिल सेटिस्फैक्शन, डिले इल फ्रस्ट्रेशन। यह वही न्यूरोकेमिकल शिफ्ट है जो विनर्स और प्रोक्रेस्टिनेटर्स को अलग करता है। एक व्यक्ति को काम शुरू करने के लिए मूड चाहिए, दूसरा व्यक्ति काम से ही मूड बनाता है। मोमेंटम का सबसे गहरा रूल है एक्शन बिफोर इमोशन, मतलब पहले करो फिर महसूस करो। माइंड क्लैरिटी देता है, इमोशन नहीं। एक्शन बिफोर इमोशन। हर मॉर्निंग वॉर की शुरुआत इस कॉन्फ्लिक्ट से होती है। इमोशन बनाम कमांड। इमोशन कहता है अभी मत करो, कमांड कहता है बस शुरू करो। डिसिप्लिन उसी पल जन्म लेता है जब तुम इमोशन के खिलाफ पहला स्टेप उठाते हो। यह एक्ट छोटा होता है पर उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट गहरा। जब तुम कमांड देते हो और उसका पालन करते हो तो ब्रेन रिवॉर्ड रिलीज करता है, डोपामीन सर्ज। अब ब्रेन को सिग्नल मिलता है फॉलोइंग कमांड फील्स गुड। यही वो बायोकेमिकल ट्रिक है जो डिसिप्लिन को एडिक्टिव बनाती है। मुसाशी और गॉगिन्स दोनों इसी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते थे। उनके लिए एक्शन पहले, इमोशन बाद में आता था, क्योंकि एक्शन ही मन को कंट्रोल करने का एकमात्र एंटीडोट है। टास्क हियरार्की। साइकोलॉजी कहती है व्हाट इज अवॉइडेड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। मतलब जितना तुम किसी कठिन काम को डिले करते हो वो उतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। जब तुम उसे सुबह टैकल करते हो तुम उसका इल्यूजन तोड़ देते हो। माइंड समझ जाता है कि फियर वास्तविक नहीं था, सिर्फ डिले का प्रोडक्ट था। यही कारण है कि हार्ड फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं, ये फियर डिकंस्ट्रक्शन थेरेपी है। ये तुम्हारे ब्रेन को सिखाता है कि डिस्कंफर्ट सेफ है और डिले डेंजर। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम एफर्ट को फेमिलियर मानने लगता है। अब कठिनाई डर नहीं, रूटीन बन जाती है। कॉग्निटिव प्रायोरिटी। तुम्हारा ब्रेन हर काम को प्रायोरिटी मैप में रखता है। जो काम सुबह किए जाते हैं वो ब्रेन में डीपर न्यूरल इम्प्रिंट छोड़ते हैं। इसलिए जब तुम सुबह हार्डेस्ट वर्क टैकल करते हो तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस सर्किटरी को एक्टिवेट करता है जो पूरे दिन डिसिप्लिन सस्टेन करता है। ये वही स्टेट है जहां ब्रेन अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, क्योंकि उसे सिग्नल मिल चुका होता है वी लीड द डे। डिसिप्लिन अब कॉन्शियस एफर्ट नहीं रहता, वो ऑटो एग्जीक्यूटेड आइडेंटिटी लूप बन जाता है। पाइन फर्स्ट, पावर लेटर। डू द हार्ड फर्स्ट कोई प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला नहीं, यह मन को दास्ता से आजाद करने का साइकोलॉजी है। हर सुबह तुम्हारे पास एक मौका होता है, या तो कंफर्ट चुनकर दिन खो दो या पेन चुनकर अपने माइंड को मालिक बना लो। पेन का रिवॉर्ड इमीडिएट नहीं होता पर उसका इंपैक्ट स्थायी होता है, जबकि कंफर्ट का रिवॉर्ड इंस्टेंट है पर उसका प्रभाव धीमा झर है। डिसिप्लिन का सबसे प्योर रूप यही है, डूइंग द हार्ड बिफोर द इजी एंड द राइट बिफोर द प्लेजेंट। अगले अध्याय में देखेंगे आइडेंटिटी शिफ्ट। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला अध्याय तुम्हारी पूरी मानसिक संरचना को तोड़ देगा। इन द नेक्स्ट चैप्टर आइडेंटिटी शिफ्ट हम देखेंगे कि कैसे सेल्फ इमेज, बिहेवियर और रेपिटेशन मिलकर तुम्हारे अंदर एक नया साइकोलॉजिकल कोड बनाते हैं। क्यों डिसिप्लिन तब स्थायी होता है जब तुम सिर्फ आदतें नहीं बदलते बल्कि आई एम का अर्थ ही रीराइट करते हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन जहां तुम कहते नहीं मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं, बल्कि घोषणा करते हो मैं ही अनुशासन हूं। चैप्टर 11 आइडेंटिटी शिफ्ट। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अध्याय ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र है। वो जगह जहां अनुशासन कोई हैबिट नहीं रहता बल्कि तुम्हारे स्वयं का नया रूप बन जाता है। यहां बात अब रेपिटेशन या मोटिवेशन की नहीं है, यहां बात है आइडेंटिटी इंजीनियरिंग की। तुम कौन हो और अपने दिमाग को क्या विश्वास दिलाते हो, क्योंकि याद रखो तुम वही करते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुम्हारा बिलीफ है मैं कमजोर हूं तो हर एक्ट उसी बिलीफ को साबित करेगा। पर अगर तुम्हारा बिलीफ है मैं अनुशासन का एम्बॉडीमेंट हूं तो तुम्हारा हर एक्शन उसी दिशा में बहता जाएगा। आई एम दिस साइकोलॉजी। हर इंसान का बिहेवियर उसके इंटरनल आइडेंटिटी स्टेटमेंट से निकलता है। मैं कौन हूं, यह वाक्य तुम्हारे हर डिसीजन का अनसीन डायरेक्टर है। साइकोलॉजी कहती है बिहेवियर कभी मोटिवेशन से नहीं, आइडेंटिटी से ड्रिवन होता है। तुम अपने बारे में जैसा सोचते हो तुम्हारा ब्रेन वैसे ही एक्शंस चुनता है ताकि वो बिलीफ वैलिडेट हो जाए। इसे कहा जाता है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल।
मतलब अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस बिलीव करता है मैं आलसी हूं, तो तुम अनजाने में ऐसे ही चॉइसेस करोगे जो इस पहचान को रीइंफोर्स करें, क्योंकि माइंड कॉन्ट्रडिक्शन से डरता है। अब ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन अडॉप्ट करने से पहले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी स्क्रिप्ट रीराइट करनी होगी। नया बिलीफ इंस्टॉल करो, मैं वो व्यक्ति हूं जो काम करता है, चाहे मन करे या न करे। ये नया सेंटेंस तुम्हारे न्यूरल आइडेंटिटी कोड को ओवरराइट करेगा। सेल्फ इमेज प्रोग्रामिंग। सेल्फ इमेज तुम्हारा साइकोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वही कोड है जो तुम्हारे ब्रेन को बताता है क्या संभव है और क्या नहीं। न्यूरो साइंस में इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। ये वही सिस्टम है जो तुम्हारे बारे में कांस्टेंट नैरेटिव चलाता है। जब तुम बार बार खुद को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एंड रिलेंटलेस विजुअलाइज करते हो, तो डीएमएन धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को ट्रूथ मानने लगता है। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिस्टिंक्शन नहीं रखता, इसलिए हर बार की मेंटल रिहर्सल तुम्हारे न्यूरॉन्स को नई कहानी सिखाती है। इसीलिए इलीट सोल्जर्स, एथलीट्स और मंक्स विजुअलाइजेशन को डेली रिचुअल की तरह करते हैं। वो खुद को उस स्थिति में देखते हैं जहां डिसिप्लिन ऑटोमेटिक है, क्योंकि दिमाग पहले से उस वर्जन को पहचान चुका होता है। यहां मन को नया सॉफ्टवेयर दिया जाता है और पुराना लेजी आइडेंटिटी अनइंस्टॉल हो जाता है। बिहेवियरल सेल्फ डेफिनेशन। यह सिंपल रूल है, आइडेंटिटी इजंट व्हाट यू बिलीव, इट्स व्हाट यू प्रूव। तुम्हारा माइंड तुम्हारे एक्शंस को ऑब्जर्व करता है और उसी से तुम्हारी पहचान तय करता है। इसलिए हर बार जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो, भले ही छोटे स्तर पर, तुम अपने दिमाग को नया एविडेंस देते हो कि हम कंट्रोल में हैं। बिहेवियर न्यूरोसाइंस का सबसे सीधा वेपन है, क्योंकि जब एक्शन आइडेंटिटी के विपरीत होता है तो ब्रेन में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है और माइंड उस डिस्कम्फर्ट को खत्म करने के लिए आइडेंटिटी को एक्शन के अनुसार बदल देता है। मतलब अगर तुम रोज डिफिकल्ट काम करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस कहने लगता है मैं वो व्यक्ति हूं जो कठिन काम करता है। और जैसे जैसे ये विश्वास मजबूत होता है, डिसिप्लिन एफर्टलेस बन जाता है। ब्रेकिंग गोल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शिफ्ट का सबसे कठिन हिस्सा डिस्ट्रक्शन है। पुराना तुम आसानी से नहीं मरता, वो बार बार वापसी की कोशिश करेगा। तुम्हें कहेगा इतना काफी है, थोड़ा आराम कर लो, इतना स्ट्रिक्ट क्यों बनना। यह रेजिस्टेंस तुम्हारा असली एनिमी है। न्यूरो साइंस कहती है कि जब तुम पुरानी आदतें तोड़ते हो तो ब्रेन में पुराने न्यूरल पाथवेज कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है न्यूरल डिसोनेंस। यानी तुम्हारा ब्रेन लिटरली दो आइडेंटिटीज के बीच युद्ध लड़ रहा होता है। एक कहती है मैं डिसिप्लिन हूं, दूसरी कहती है मैं कंफर्ट हूं। यह युद्ध दर्दनाक होता है, पर जो इसे सरवाइव कर जाता है वो रीबर्थ का अनुभव करता है, क्योंकि एक नया तुम बनता है। वो जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता बल्कि आदेश देता है। इंटरनल आइडेंटिटी कोड। आइडेंटिटी शिफ्ट कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, यह न्यूरल इंजीनियरिंग है। हर बार जब तुम डिसिप्लिन की रेपिटेशन करते हो, तुम्हारा ब्रेन बेसल गैंग्लिया, हैबिट सेंटर और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन सेंटर के बीच स्ट्रॉन्गर ब्रिज बनाता है। यह ब्रिज पुराने इंपल्सिव रिस्पॉन्सेस को वीकन करता है और नए कंसिस्टेंट पैटर्न्स को ऑटोमेटिक बना देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरल कंसोलिडेशन। मतलब तुम अपने ब्रेन को न्यू डिफॉल्ट मोड सिखा रहे हो। अब तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन नहीं करता, वो डिसिप्लिन है। यह वही अवस्था है जहां आइडेंटिटी और बिहेवियर मर्ज हो जाते हैं। डिसिप्लिन अब एक्सटर्नल एफर्ट नहीं, इंटरनल इंस्टिंक्ट बन जाता है। साइकोलॉजिकल रिबर्थ। आइडेंटिटी शिफ्ट का परिणाम कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं, बल्कि कंप्लीट रीबर्थ है। तुम्हें महसूस होता है कि माइंड अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। वो हर डिस्कंफर्ट में भी क्लैरिटी ढूंढता है, हर रेपिटेशन में सेटिस्फैक्शन, हर फेलियर में फीडबैक। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति खुद को पुनर्निर्मित करता है, जैसे पुराना वर्जन डिलीट होकर नया अपग्रेड इंस्टॉल हो गया हो। तुम अब डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तुम डिसिप्लिन बन चुके होते हो। यह सबसे खतरनाक स्तर है, क्योंकि अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब नया बनना नहीं, बल्कि झूठे को मारना है। हु के है।
वो झूठा मैं जो कन्वीनियंस से बना था, जो एक्सक्यूजेस पर पला था, जो दूसरों के वैलिडेशन पर जिया था, जब वो मरता है तब असली तुम जन्म लेते हो। वो जो खुद के कमांड से चलता है, खुद के डिसिप्लिन से जीता है और किसी के सामने नहीं झुकता। यही मानसिक पुनर्जन्म है, जहां तुम अब आई विल ट्राई नहीं कहते, बल्कि घोषणा करते हो आई एम इनएविटेबल। अगले अध्याय में देखेंगे एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस शक्ति पर पहुंच चुके हैं जो तुम्हारे मन को बाहर की दुनिया से जोड़ती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर, हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारा फिजिकल स्पेस, तुम्हारे आसपास के लोग और तुम्हारे वातावरण के ट्रिगर्स तुम्हारे डिसिप्लिन को या तो फ्यूल करते हैं या डिस्ट्रॉय। वो साइंस जो बताती है कि डिसिप्लिन सिर्फ मन की नहीं, माहौल की भी रचना है, जहां सराउंडिंग्स तुम्हारे अनुशासन का पार्ट बन जाते हैं और तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी के आदेश पर काम करता है। चैप्टर 12, एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस अध्याय में बात होगी उस चुपचाप ताकत की जो तुम्हारे अनुशासन को या तो बनाती है या तोड़ देती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी इच्छा से चलता है। गलत। तुम्हारा डिसिप्लिन उतना ही मजबूत है जितना तुम्हारा एनवायरनमेंट अनुमति देता है। तुम चाहे कितने भी मेंटल वॉरियर बन जाओ, अगर तुम्हारा आसपास का माहौल तुम्हारे खिलाफ है तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड भी उसी केओस में समा जाएगा। इसलिए समझो, डिसिप्लिन की असली लड़ाई मन में नहीं, माहौल में लड़ी जाती है। डिजाइनिंग ट्रिगर्स। हर आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है। कोई जगह, कोई वस्तु, कोई साउंड, कोई समय। बिहेवियरल साइकोलॉजी इसे कहती है क्यू रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। मतलब तुम्हारा माइंड किसी क्यू को देखते ही बिहेवियर एक्टिवेट करता है। इसलिए अगर तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनना है तो क्यूज को अपने पक्ष में डिजाइन करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम हर सुबह वर्कआउट करना चाहते हो तो अपने जूते वहीं रखो जहां नजर पड़े। अगर पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल को सीक्रेट स्पेस की तरह ट्रीट करो। ट्रिगर को देखकर एक्शन अपने आप शुरू हो जाना चाहिए। यही है एनवायरनमेंट कंडीशनिंग। तुम्हारा माहौल तुम्हारे सबकॉन्शियस को डायरेक्शन देता है, बिना तुम्हारे दिमाग को डिसीजन थकाए। एल रिमूविंग फ्रिक्शन। लोग सोचते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन की कमी है। असल में उन्हें फ्रिक्शन की अधिकता है। फ्रिक्शन का मतलब कोई भी बाधा जो एक्शन और तुम्हें दूरी पैदा करे, जैसे फोन हाथ की पहुंच में होना, जंक फूड सामने रखना या बिस्तर का बहुत आरामदायक होना। साइकोलॉजी कहती है इफ द बिहेवियर इज इजी टू स्टार्ट, इट्स इजी टू रिपीट। इसलिए स्मार्ट डिसिप्लिन माइंड्स फ्रिक्शन हटाते हैं। वो अपना एनवायरनमेंट इस तरह बनाते हैं कि गलत हैबिट्स करना मुश्किल और सही हैबिट्स करना आसान हो जाए। वो डिस्ट्रैक्शंस को फिजिकली एलिमिनेट करते हैं ताकि विल पावर बची रहे सिर्फ कमांड के लिए। विल पावर को बचाओ क्योंकि वो फाइनाइट है। एनवायरनमेंट उसे मल्टीप्लाई कर सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं। फिजिकल रूटीन स्पेसेस। ध्यान से सुनो, स्पेस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, यह साइकोलॉजिकल एंकर है। हर जगह का एक इमोशनल मेमोरी होता है। तुम्हारा बेड रेस्ट का एंकर है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी का, जिम एफर्ट का। अब अगर तुम अपने बेड पर काम करोगे तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। कब रिलैक्स करना है, कब परफॉर्म करना है। सैमुराई अपने ट्रेनिंग स्पेस को डोजो कहते थे। वो जगह सीक्रेट होती थी जहां डिसिप्लिन, साइलेंस और फोकस ऑटोमेटिक होते थे। तुम्हें भी अपने डोजो की जरूरत है, एक जगह जहां दिमाग जानता हो कि यहां डिस्ट्रैक्शंस की एंट्री नहीं, एक जगह जो तुम्हारे डिसिप्लिन की भाषा बोलती हो। सोशल एनवायरनमेंट फिल्टरिंग। अब सुनो ये सख्त सच्चाई, तुम्हारा माहौल सिर्फ चीजों से नहीं, लोगों से भी बनता है। सोशल साइकोलॉजी कहती है तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तुम्हारा बिहेवियर उसी का औसत बन जाता है। अगर तुम्हारे आसपास लेथर्जी, गॉसिप, एक्सक्यूजेस या मीडियोक्रिटी है तो चाहे तुम कितना भी डिसिप्लिन्ड बनो, धीरे धीरे तुम भी उसी वाइब्रेशन में गिर जाओगे। इसलिए एनवायरनमेंट डिजाइन में सबसे पहला नियम है फिल्टर योर सर्कल। डिसिप्लिन अकेले नहीं बढ़ता, वो कंटेजियस है। या तो वो दूसरों से तुम्हें इन्फेक्ट करता है या तुम दूसरों से इन्फेक्ट हो जाते हो। डेविड गॉगिन्स कहता है सराउंड योर सेल्फ विथ सैवेज माइंड्स।
मतलब उन लोगों से घिरो जिनका स्टैंडर्ड तुम्हारे एक्सक्यूजेस को शर्मिंदा कर दे। ट्रिगर इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर का अल्टीमेट लेवल है। ट्रिगर इंजीनियरिंग, इसमें तुम जानबूझकर अपने माहौल में ऐसे क्यूज डालते हो जो डिसिप्लिन को सबकॉन्शियस लेवल पर एक्टिवेट करे। उदाहरण के लिए, फोन में मोटिवेशनल वॉलपेपर नहीं, बल्कि अकाउंटेबिलिटी रिमाइंडर रखो। कमरे की लाइट और साउंड को फोकस मूड के अनुसार एडजस्ट करो। हर डिस्ट्रैक्शन का फिजिकल गेट रखो, जैसे फोन अलग कमरे में, सोशल एप्स लॉक्ड शेड्यूल में। यह एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं, यह स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। तुम अपने मन की कमजोरियों को पहचान कर एनवायरनमेंट को उनसे स्मार्टर बना रहे हो। डिसिप्लिन यहां एफर्टलेस कंट्रोल सिस्टम बन जाता है, जहां माइंड नहीं, एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहाफ पर डिसीजंस लेता है। बिहेवियरल इकोसिस्टम, असली मास्टरी तब आती है जब तुम्हारा एनवायरनमेंट अब एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे बिहेवियर का एक्सटेंशन बन जाता है। यानी तुम जिस स्पेस में एंटर करते हो, वो खुद तुम्हें डिसिप्लिन्ड मोड में पुश कर देता है। अब तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। यहाँ माइंड और सराउंडिंग्स के बीच एक इनविजिबल हैंडशेक होता है, एक कोडेड रिदम। तुम्हारा रूम, टाइम, लाइट, म्यूजिक और साइलेंस सब तुम्हारी इनर आइडेंटिटी के साथ अलाइंड रहते हैं। यही वह अवस्था है जहां डिसिप्लिन अब कॉन्शियस नहीं, एनवायरमेंटल रिफ्लेक्स बन जाता है। तुम्हारा पूरा माहौल अब तुम्हारा साथी नहीं, सैनिक बन चुका होता है। निष्कर्ष, एनवायरमेंट द साइलेंट कमांडर। सुनो, एनवायरमेंट तुम्हारा सबसे अंडररेटेड वेपन है। यह वही चुपचाप ताकत है जो या तो तुम्हारे अनुशासन की जड़ में आग लगाती है या तुम्हें मशीन बना देती है। डिसिप्लिन कभी सिर्फ विल पावर से नहीं जीतता, वो आर्किटेक्चर से जीतता है। इसलिए माहौल को स्कल्प्ट करो। हर चीज, हर व्यक्ति, हर जगह तुम्हारे उद्देश्य की सेवा में होना चाहिए। तुम्हारा रूम एक कमांड सेंटर होना चाहिए, जहां हर दीवार तुम्हें याद दिलाए, यू आर नॉट हियर टू एस्केप, यू आर हियर टू डोमिनेट। अगले अध्याय में देखेंगे एडिक्शन टू ऑर्डर। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस रहस्यमय जोन में जा रहे हैं जहां डिसिप्लिन एडिक्शन में बदल जाता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, एडिक्शन टू ऑर्डर, हम देखेंगे कि कैसे अनुशासन धीरे धीरे प्लेजर बन जाता है, कैसे ऑर्डर इल रिवॉर्ड और केओस इल पेन में बदल जाता है। यह वह मेंटल इन्वर्जन है जहां व्यक्ति को कंट्रोल की क्रेविंग लग जाती है और हर असंगति उसे डिस्टर्ब करने लगती है। यानी अगला अध्याय, जब डिसिप्लिन नशा बन जाए, एडिक्शन टू ऑर्डर। चैप्टर 13, एडिक्शन टू ऑर्डर। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस मानसिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां अनुशासन कोई नियम नहीं रह जाता, बल्कि एक ऑब्सेशन, एक क्रेविंग, एक आइडेंटिटी एडिक्शन बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां ऑर्डर तुम्हारा कंफर्ट बन जाता है और केओस तुम्हारा डर, जहां हर असंगति, हर डिस्ट्रैक्शन, हर देरी तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा करती है। यह कोई कमजोरी नहीं, यह अनुशासन की उच्चतम अवस्था है। डिसिप्लिन टर्न्स इनटू डिजायर। शुरुआत में डिसिप्लिन दर्द देता है, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्टेंस करता है, डोपामीन सिस्टम केओस की तरफ खींचता है। पर जैसे जैसे रेपिटेशन बढ़ती है, ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट रीवायर होने लगता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है डोपामीन इन्वर्जन। यानी अब रिवॉर्ड पेन या स्ट्रगल से मिलने लगता है, ना कि ईज से। तुम्हारा ब्रेन अब उन एक्ट्स में आनंद खोजने लगता है जिनसे ऑर्डिनरी लोग भागते हैं। कोल्ड शावर, अर्ली मॉर्निंग, डीप वर्क, साइलेंस, ये अब पनिशमेंट नहीं लगते, ये सेटिस्फैक्शन देते हैं। डिसिप्लिन अब कंपल्शन नहीं, क्रेविंग बन जाता है। यही एडिक्शन है जहां कंट्रोल खुद प्लेजर में बदल जाता है। ऑर्डर ए प्लेजर। सुनो, हर मनुष्य का माइंड प्लेजर खोजता है, लेकिन जब तुम बार बार कंसिस्टेंट बिहेवियर दोहराते हो, तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, कंट्रोल सेंटर, और वेंट्रल स्ट्रेटम, रिवॉर्ड सेंटर, सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। अब डोपामीन तब रिलीज होता है जब तुम स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, न कि जब तुम रिलैक्स करते हो। यह अवस्था डेंजरस भी है, डिवाइन भी, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड प्रिडिक्टेबिलिटी से इंटॉक्सिकेटेड हो चुका है। ऑर्डर अब तुम्हारा इमोशनल हाई बन चुका है। तुम केओस में घबराते नहीं, तुम केओस में डिस्गस्ट महसूस करते हो। यह माइंड का एडिक्शन रिवर्सल है,
जहां कंफर्ट अनकंफर्टेबल लगता है, cause you lose a discomfort। एडिक्शन टू ऑर्डर का दूसरा साइड इफेक्ट है, तुम्हारा माइंड अब अनसर्टेनिटी से एलर्जिक हो जाता है। साइकोलॉजी इसे कहती है कॉग्निटिव रिजिडिटी। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति केओस को थ्रेट की तरह परसीव करता है, क्योंकि उसका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम केवल प्रिडिक्टेबल पैटर्न से जुड़ चुका है। अब कोई भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी डोपामिन ड्रॉप और स्ट्रेस सिग्नल ट्रिगर करती है। यानी तुम्हारा बॉडी अब डिसऑर्डर से डरता है, पर यही डर तुम्हें फोकस और प्रिसीजन देता है। यह वही फियर है जो सैमुराई को काम एग्रेशन देता था। वो केओस को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, वो उसे स्ट्रक्चर में बदल देते थे। ऑर्डर एडिक्शन डेंजरस नहीं, यह कंट्रोल पैथोलॉजी का रिफाइंड वर्जन है, क्योंकि यह कंट्रोल तुम्हें जेल में नहीं डालता, वो तुम्हें मास्टरी में रखता है। ऑटोमेटिक डिसिप्लिन बिहेवियर। डिसिप्लिन का अल्टीमेट एवोल्यूशन यही है, जब तुम्हें कंट्रोल के लिए सोचना न पड़े। जब शुड आई डू दिस की जगह तुम्हारा माइंड खुद कहे we're ऑलरेडी डूइंग इट। न्यूरो साइंस इसे कहती है हैबिचुअल न्यूरल लूपिंग। इसमें बेसल गैंग्लिया हैबिट सेंटर और सेरिबेलम मोटर पैटर्न सेंटर इतने सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कि डिसिप्लिन बिहेवियर सबकॉन्शियस ऑटोमेशन में चला जाता है। यानी डिसिप्लिन अब एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हें कंट्रोल की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम खुद कंट्रोल बन चुका होता है। यह वही अवस्था है जहां माइंड मैकेनिकली डिसिप्लिन एग्जीक्यूट करता है, पर कॉन्शियसनेस हर रेपिटेशन में उपस्थित रहती है। यह मैकेनिकल नहीं, माइंडफुल ऑटोमेशन है। यानी तुम अब कंट्रोल नहीं करते, तुम कंट्रोल हो चुके हो। द पैराडॉक्स ऑफ एडिक्शन। सुनो, एडिक्शन टू ऑर्डर खतरनाक भी है, क्योंकि अगर तुम पूरी तरह रिजिड हो गए तो ग्रोथ रुक जाएगी। डिसिप्लिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है तो वही तुम्हारा नया कंफर्ट बन जाता है, और कंफर्ट किसी भी रूप में हो धीरे धीरे तुम्हें नष्ट करता है। इसलिए याद रखो, मास्टरी का मतलब कंट्रोल में रहना नहीं, कंट्रोल से ऊपर उठना है। ट्रू ऑर्डर वही है जहां तुम स्ट्रक्चर को ओन करते हो, पर उसके गुलाम नहीं बनते। यही बैलेंस तुम्हें डिवाइन डिसिप्लिन देता है, जहां ऑर्डर एडिक्शन नहीं, अलाइनमेंट बन जाता है। ओ द रीइंफोर्समेंट। जब ऑर्डर एडिक्शन स्थायी होता है तो ब्रेन की सर्किटरी परमानेंट बदल जाती है। इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस अवस्था में तुम्हारा ब्रेन केओस में भी पैटर्न ढूंढता है, डिसऑर्डर में भी सीक्वेंस ढूंढता है। यानी तुम्हारा माइंड अब इंस्टिंक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। अब फोकस तुम्हारा डिफॉल्ट मूड है, क्लैरिटी तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, डिसिप्लिन तुम्हारा नेचर है। तुम्हारा माइंड अब वर्क मोड और रेस्ट मोड में फर्क नहीं करता, क्योंकि उसके लिए पर्पस ही प्लेजर है। यह वह ट्रांसफॉर्मेशन है जहां मानव मस्तिष्क मशीन बन जाता है, पर आत्मा अब भी जागरूक रहती है। यानी तुम परफेक्ट इक्विलिब्रियम में जीते हो, कोल्ड कंट्रोल और इनर पीस का मिलन। द ब्यूटी ऑफ ऑर्डर एडिक्शन। एडिक्शन टू ऑर्डर कोई खतरा नहीं, यह एवोल्यूशन है, माइंड का अगला चरण। यह वह अवस्था है जहां पेन, स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी सभी मिलकर तुम्हारा नेचर बन जाते हैं, जहां केओस में भी तुम्हें ब्यूटी दिखती है, क्योंकि तुम उसमें भी पैटर्न ढूंढ लेते हो। डिसिप्लिन अब एफर्ट नहीं, एक इमोशन बन गया है, एक सटल हाई। तुम केओस में सरवाइव नहीं करते, तुम केओस को स्ट्रक्चर में बदल देते हो। तुम दुनिया के नियम नहीं मानते, तुम्हारा माइंड खुद नियम बन जाता है। यही है एडिक्टेड डिसिप्लिन, जहां हर रेपिटेशन नशे की तरह लगती है और हर ऑर्डर आत्मा की पुकार बन जाता है। अगले अध्याय में देखेंगे डिसिप्लिन इविल्स सक्सेस। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस अंतिम दरवाजे पर पहुंच चुके हैं जहां ये पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क एक अर्थ में जुड़ता है। इन द फाइनल चैप्टर डिसिप्लिन एल सक्सेस, हम देखेंगे कि कैसे यह एडिक्शन, यह आइडेंटिटी, यह स्ट्रक्चर आखिरकार प्रिडिक्टेबल ग्रोथ, मेंटल स्टेबिलिटी और अनस्टॉपेबल सक्सेस में बदल जाता है। वो अवस्था जहां अनुशासन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन की नेचुरल स्टेट बन जाती है, जहां सफलता कोई पना नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता होती है। चैप्टर 14 डिसिप्लिन इल सक्सेस। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह अंतिम अध्याय है, इस यात्रा का वह बिंदु जहां अनुशासन अब केवल आदत नहीं, बल्कि भाग्य का डिजाइन बन जाता है। यहां सक्सेस कोई मिस्टीरियस लक नहीं,
ये प्रिडिक्टेबल इक्वेशन है। यहां हार जीत की जगह सिर्फ एक नियम चलता है, ही हु कमांड्स हिमसेल्फ कमांड्स द वर्ल्ड। प्रिडिक्टेबल ग्रोथ, सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन और सेल्फ कमांड का परिणाम होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉम्पाउंडेड बिहेवियर इफेक्ट। हर दिन के छोटे डिसिप्लिन्ड एक्ट्स, हर सुबह का पेन, हर रेपिटेशन का फोकस धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी का आर्किटेक्चर बनाते हैं। सफलता इसलिए धीमी लगती है क्योंकि उसका प्रोसेस माइक्रोस्कोपिक होता है, पर एक दिन वो एक्सप्लोड्स जब हर छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है। ये ग्रोथ लक नहीं, लॉजिक है। डिसिप्लिन या प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी और स्टार पावर, स्ट्रेटेजिक सेल्फ कंट्रोल। सुनो, किसी भी महान व्यक्ति की असली ताकत स्किल्स नहीं होती, वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। हर इंपल्स, हर डिजायर, हर डिस्ट्रैक्शन पर कमांड। न्यूरो साइंस बताती है कि सेल्फ कंट्रोल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डोमिनेंट बनाता है और एमिगडाला, इमोशन सेंटर, को सबऑर्डिनेट करता है। यानी माइंड हायरार्की सीखता है, इमोशन ओबेस कमांड। जो इस हायरार्की को एस्टैब्लिश कर लेता है वो हर केओस में स्थिर रहता है, वो हर डिसीजन में क्लैरिटी रखता है, वो हर ऑब्स्टेकल को डेटा की तरह प्रोसेस करता है। यही सेल्फ मास्टरी है, जहां डिसिप्लिन कंट्रोल ही डायरेक्शन बन जाता है। आइडेंटिटी स्टेबिलिटी, सफलता की सबसे खतरनाक परीक्षा होती है। स्टेबिलिटी, क्योंकि बहुत से लोग जीतते हैं पर डिसिप्लिन खोते ही बिखर जाते हैं। आइडेंटिटी स्टेबिलिटी का मतलब है वो अवस्था जहां तुम्हारा सेल्फ इमेज इतना ग्राउंडेड है कि प्रेज और इंसल्ट दोनों उसका संतुलन नहीं बिगाड़ते। तुम्हारा वैल्यू सिस्टम अब एक्सटर्नल वैलिडेशन पर नहीं, इंटरनल ऑर्डर पर चलता है। डिसिप्लिन यहां सेल्फ प्रोटेक्शन है क्योंकि यह तुम्हें किसी भी कियोस में सेंटर्ड रखता है। यही वो माइंडसेट है जो सक्सेस को सस्टेनेबल बनाता है। तुम सिर्फ जीतते नहीं, स्टेबल रहते हुए जीतते हो। पर्पस ड्रिवन एग्जीक्यूशन। अब सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन और पर्पस का रिश्ता आत्मा और शरीर जैसा है। पर्पस तुम्हें दिशा देता है, डिसिप्लिन तुम्हें गति देता है। जब दोनों अलाइन होते हैं तब सक्सेस अनिवार्य हो जाती है। अब हर एक्ट इंटेंशनल होता है, हर रेपिटेशन मीनिंगफुल होता है, हर फेलियर पर्पसफुल होता है। डिसिप्लिन बिना पर्पस सूखा यांत्रिकता है, और पर्पस बिना डिसिप्लिन बेकार कल्पना। दोनों का मिलन तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। मास्टरी, मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी अंडर इम्परफेक्शन है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी रिदम बनाए रखता है। डिसिप्लिन यहां फेथ बन जाता है, वो यकीन कि चाहे केओस कितना भी गहरा हो, हम कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। यही है सक्सेस की असली परिभाषा, जब हर परिणाम प्रिडिक्टेबल हो जाता है क्योंकि प्रोसेस इमूवेबल हो चुका होता है। जब दुनिया थक जाए तुम चलते रहो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि तेज लोग बहुत हैं पर लंबे समय तक स्थिर लोग बहुत कम। डिसिप्लिन तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज है क्योंकि वो तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है जब बाकी सब इमोशनल एग्जॉस्शन में गिर चुके होते हैं। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब फैटीग नहीं, फोकस से संचालित होता है। तुम्हारा माइंड कियोस में भी शांत रहता है क्योंकि तुमने उसे कमांडेड स्टिलनेस सिखा दी है। और जब सब हार मान लेते हैं तुम वही करते हो जो हमेशा करते हो, तुम आगे बढ़ते हो। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। अब सुनो आखिरी बार, सक्सेस कोई लक्ष्य नहीं, यह अनुशासन की परिणति है। तुम जितना डिसिप्लिन्ड उतना प्रिडिक्टेबल, तुम जितना प्रिडिक्टेबल उतना शक्तिशाली। डिसिप्लिन सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, यह दुनिया को देखने का लेंस है जहां केओस तुम्हें नहीं डराता क्योंकि तुम उसके अंदर पैटर्न देख सकते हो। यही है अंतिम सत्य, डिसिप्लिन इलो सक्सेस। क्योंकि अनुशासन से पैदा हुआ व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, वो बस इवॉल्व होता है। द एंड। यू नॉट लर्निंग डिसिप्लिन, यू बिकम इट। अब अगर तुम्हारा मन ये कह रहा है कि तुम्हें कुछ बदलना है तो यहीं से शुरू करो, अभी, आज, इसी पल। डिसिप्लिन कोई किताब नहीं, ये कमांड है, और कमांड एग्जीक्यूट होती है, पोस्टपोन नहीं। अगर यह सीरीज तुम्हें झकझोर गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाई बटन दबा दो ताकि ये मैसेज एल्गोरिदम नहीं, सीधे उन लोगों तक पहुंचे जो अपने केओस को जीतना चाहते हैं। क्योंकि याद रखो,
सफलता का रास्ता किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि रोज की जंग से बनता है। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे डेंजरस।